Hello everyone. Today I am going to discuss the amendments in the Economic, Business and Commercial Law paper. That in short we call the EBCL. Whatever the amendments are there in this paper, EBCL paper of executive program, new syllabus, which are applicable for June 2020 एग्जाम्स। और यहां मैं जो अमेंडमेंट्स कवर करने जा रहा हूं दैट इज द चेंजेस विच हैपेंड ड्यूरिंग द पीरियड 1st of July 2019 to 31st of December 2019। इन 6 महीनों में 1 जुलाई 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक जो भी अमेंडमेंट्स आए हैं and which is a part of this paper economic business commercial law, that is what I am going to discuss in today's lecture। इसका मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि आप पहले से जो आप पढ़ रहे हैं या मटेरियल है या लेक्चर आपके पास या बुक्स हैं, दे आर ऑलरेडी अपडेटेड अप टू 30th of June 2019। 30 जून 2019 तक की अमेंडेड बुक्स, अमेंडेड लेक्चर्स आपके पास हैं विच वर रेलिवेंट फॉर दिसंबर 2019 एग्जाम। आप जानते हैं 6 महीने का गैप इंस्टीट्यूट अलाउ करता है कि पिछले 6 महीने तक के अमेंडमेंट्स वहां तक अपडेट। नाउ फॉर जून 2020 एग्जाम द अमेंडमेंट्स विच आर एप्लीकेबल इज अप टू 31st दिसंबर 2019। जो 1 जनवरी 2020 ऑनवर्ड जो अमेंडमेंट्स हो रहे हैं दैट इज नॉट रेलिवेंट, दे आर नॉट एप्लीकेबल फॉर जून 2020 एग्जाम। इसलिए हम जून 2020 एग्जाम के लिए मैं अमेंडमेंट करा रहा हूँ। इसका तो वो अमेंडमेंट जो पिछले 6 महीने में हुए हैं, मतलब जो लास्ट एग्जाम के लिए आपने जो पढ़ा था फॉर दिसंबर 19, उसके बाद वहाँ 30 जून 2019 तक के अमेंडमेंट आपने पढ़े हैं अपडेटेड लॉ, उसके बाद अगले 6 महीने की 1 जुलाई 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2019 इस पीरियड के अमेंडमेंट्स में आज के लेक्चर में डिस्कस करूँगा विच आर इन रिलेशन टू दिस पेपर EBCL एंड दे आर ऑल रेलिवेंट, दे आर ऑल एप्लीकेबल फॉर जून 2020 एग्जाम। लेकिन 1 जनवरी 2020 ऑनवर्ड जो अमेंडमेंट्स आ रहे हैं वो जून 2020 एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना। कई बच्चे पूछते हैं कि साहब फरवरी में कोई अमेंडमेंट आ गया, सही ये आपने बताया नहीं। बेटा वो जून अमेंडमेंट तो आ गया बट वो जून एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जून एग्जाम के लिए एप्लीकेबल जो है अप टू 31st दिसंबर 2019। तो हम 30 जून 2019 तक के अमेंडमेंट्स हम एजम्पशन में लेके चलो, आपको पहले पता है, आपने दिसंबर 2019 एग्जाम के लिए तैयारी की होगी। तो उसके बाद अगले 6 महीने जिसके चेंजेस आपके कमिंग जून 2020 एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होंगे, that is what I am going to cover in today's lecture। Is it okay? Now, although मैं amendment इस लेक्चर में कवर करूंगा फॉर द पेपर EBCL इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ, लेकिन इसमें कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे मैं बताता जाऊंगा कि द सेम अमेंडमेंट्स आर ऑल्सो रेलिवेंट, द सेम अमेंडमेंट्स आर ऑल्सो रेलिवेंट फॉर द अदर पेपर्स। तो मैं बताता रहूंगा साहब ये इस पेपर में भी ये सेम अमेंडमेंट वहां पे एप्लीकेबल होगा, ठीक है। मैं नोट्स सबके अलग अलग दूंगा, लेक्चर्स भी हम अरेंज कर देंगे अलग अलग, लेकिन आपको मैं बताता रहूंगा। तो बेसिकली टुडेज लेक्चर इज फॉर EBCL, बट मैं बीच में बताता हूँ साहब अब EBCL में भी कई चैप्टर में अमेंडमेंट है, तो मैं बताता हूँ साहब इस चैप्टर के अमेंडमेंट EBCL में सेम अमेंडमेंट इस पेपर में भी है, समथिंग लाइक दैट। तो मैं अपने आप बताता रहूंगा, तो वो आपको मैं क्लियर कर दूँ कि साहब बेसिकली वो अपने आप टॉपिक के साथ बीच में चलता रहेगा। सबसे पहले मैं जो ले रहा हूं अमेंडमेंट जो इन द EBCL पेपर एक चैप्टर 5 है इन EBCL पेपर इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ पेपर। उस चैप्टर का नाम है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स। ECB, external commercial borrowing, that is the name of the chapter, chapter number 5 in EBCL paper, economic business and commercial law paper। एक्चुअली ये पूरा का पूरा चैप्टर ही चेंज हो गया।
entire chapter. Reason being changed. क्योंकि गवर्नमेंट की न्यू ईसीबी पॉलिसी आ गई है, एंड जब न्यू ईसीबी पॉलिसी आ गई तो इस चैप्टर के अंदर पूरा ईसीबी पॉलिसी के ऊपर ही कवरेज है। तो जब पॉलिसी पूरी की पूरी ये मतलब एग्जिस्टिंग ईसीबी पॉलिसी में गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस नहीं किए, कुछ छोटे मोटे अमेंडमेंट है, रादर द ओल्ड पॉलिसी हैज बीन स्क्रैप्ड एंड न्यू पॉलिसी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। जैसे हम बोलते हैं कंपनीज एक्ट 2013 में कुछ अमेंडमेंट्स हैं, लेकिन कहते हैं कंपनीज एक्ट 2013 ने कंपनीज एक्ट 1956 को रिप्लेस किया, मतलब पूरा एक लॉ नए लॉ से रिप्लेस हो गया। एग्जैक्टली न्यू ईसीबी पॉलिसी आ गई, पहले वाली पॉलिसी में अमेंडमेंट नहीं है एंड पहले वाली पॉलिसी स्क्रैप हो गई है। तो जब पूरी पॉलिसी नहीं आ गई है और ये पूरा चैप्टर उसी पे बेस्ड है, तो डोंट थिंक ये पूरा चैप्टर चेंज हो गया। तो इसलिए इस चैप्टर को पूरा नया सीरीज हमें पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं ये पूरा चैप्टर ही पढ़ाने जा रहा हूँ, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। तो जो आपकी किताबों में पहले से जिनके पास अपडेटेड अप टू 30 जून 2019 बुक्स हैं, उनमें पुरानी ईसीबी पॉलिसी के हिसाब से चैप्टर तैयार किया हुआ है, लेकिन अब आपको मैं पूरा नया चैप्टर ही डिस्कस करने जा रहा हूँ कि साहब पूरा ईसीबी पॉलिसी अकॉर्डिंगली, मतलब पूरा का पूरा चैप्टर आपको नया सीरीज से पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू ईसीबी पॉलिसी दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। इज दैट ओके? एक अच्छा, ये तो मैंने बताया ईबीसीएल में, लेकिन सेम चीज सेम इफेक्ट मैं आपको मैंने बताया ना, और भी पेपर्स में सिमिलर काइंड ऑफ चेंजेस आपको नजर आएंगे। इन द CMSL पेपर, कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी लॉ, ओल्ड सिलेबस, न्यू सिलेबस नहीं, ओल्ड सिलेबस। न्यू सिलेबस में EBCL पेपर में कवर्ड है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग पॉलिसी। ओल्ड सिलेबस में ये कहां कवर्ड है? कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम का जो पेपर, ओल्ड सिलेबस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, वहां पे ये टॉपिक कवर्ड है। कहां कवर्ड है? वहां पे एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 उसका नाम है रिसोर्स मोबिलाइजेशन। रिसोर्स मोबिलाइजेशन इन इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट। इस चैप्टर के अंदर पहले तो आपको ग्लोबल डिपॉजिटरी, GDR, ADR के बारे में डिस्कशन है। उसके बाद हाफ ऑफ द चैप्टर इज ऑन द ईसीबी पॉलिसी। तो पूरी की पूरी पहले ईसीबी पॉलिसी पुरानी के हिसाब से चैप्टर, वो सेकंड पार्ट ऑफ चैप्टर, पूरा चैप्टर चेंज नहीं हुआ। इस चैप्टर के दो हिस्से हैं। चैप्टर नंबर 15 CMSL के अंदर GDR, ADR वो तो एज इट इज रहेगा, और उसके आगे जो ईसीबी जो डिस्कस किया हुआ वो पूरा नया जो अभी मैं लेक्चर में आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसका ये वाला जो टॉपिक जो न्यू ईसीबी पॉलिसी के बेसिस पे ईसीबी टॉपिक में डिस्कस करूंगा, इट इज रिलेवेंट फॉर चैप्टर 5 ऑफ EBCL न्यू सिलेबस एंड चैप्टर 15, हाफ ऑफ द चैप्टर ऑफ चैप्टर 15 हाफ, क्योंकि उस चैप्टर में शुरू में GDR, ADR के बारे में दे रखा है, ऑफ CMSL ओल्ड सिलेबस पेपर, वहां भी एप्लीकेबल होगा, वहां भी एप्लीकेबल होगा। नंबर 3 और कहां एप्लीकेबल होगा देखिए, और कहां इसका इफेक्ट आएगा। एक जगह और इसका इफेक्ट आएगा, वो देखिए क्या है। एक पेपर अब कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, ये ओल्ड सिलेबस में भी एज वेल एज न्यू सिलेबस, दोनों में। इन दोनों में कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में एक पेपर है फंडिंग ऑफ, सॉरी एक टॉपिक है, दोनों में जो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग पेपर है ओल्ड सिलेबस, दोनों में एक टॉपिक है फंडिंग ऑफ मर्जर्स एंड टेकओवर। एंड उस फंडिंग टॉपिक के अंदर बीच में आपको एक आता है ECB, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, लेकिन इतना डिटेल में नहीं, ब्रीफ में है, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको ब्रीफ में आपको दे रखा है, दैट इज फंडिंग ऑफ मर्जर्स एंड टेकओवर। उसके अंदर आपको ये ब्रीफ में जो दे रखा है, तो हम थोड़ा ब्रीफ में उस हिसाब से, लेकिन कुछ हद तक कवरेज है। ऑब्वियसली जब पॉलिसी चेंज होगी तो ऑब्वियसली न्यू पॉलिसी है, लेकिन ब्रीफ में इतना डिटेल में नहीं जितना मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो 3 जगह इसका इफेक्ट आएगा इस टॉपिक का, ECB का, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग का,
एक तो EBCL के चैप्टर नंबर 5 पूरा का पूरा रिप्लेस हो जाएगा बाय द न्यू टॉपिक, न्यू चैप्टर, चैप्टर 15 ऑफ CMSL ओल्ड सिलेबस, हाफ ऑफ द चैप्टर, और एक आपको कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, 2 पेपर हो गए, ओल्ड सिलेबस का भी और न्यू सिलेबस का, दोनों में आपको एक फंडिंग ऑफ मर्जर्स एंड टेकओवर टॉपिक के अंदर इसका कोई इफेक्ट आएगा, एंड नॉट इन डिटेल बट ब्रीफ में इफेक्ट उसका वहां भी आएगा। तो ये मैंने पहले बता दिया कि साहब ये टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, इसका इफेक्ट कहाँ पे है, किन किन पेपर्स में, इज दैट ओके? नाउ वी स्टार्ट विद द टॉपिक एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। That is the ECB. First of all, ये होता क्या, what is the concept of external commercial borrowing? Basically, ECBs are nothing. They are the commercial loans, commercial borrowing, borrowing for commercial purpose. Who can take it? Certain eligible resident entities, हम बार बार टर्म एलिजिबल मीन्स जो लॉ में जिनको परमिट कर रखा है, दे शुड बी पर्सन रेजिडेंट इंडिया, रेजिडेंट वर्ड। तो अभी कौन होगी पॉलिसी डिस्कस करेंगे तो आपको सामने आ जाएगा। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स आर कमर्शियल लोन्स विच आर रेज्ड बाय, टेकन बाय होम, एलिजिबल रेजिडेंट, मतलब एलिजिबल कौन जो पॉलिसी में दे रखा है, PRI होंगे, पर्सन इन इंडिया एंटिटी, रेज फ्रॉम होम, फ्रॉम, देखो एरो देखिए पैसा कहां से काम कर रहा है, रिकॉग्नाइज्ड नॉन रेजिडेंट लेंडर्स। इससे आप ले रहे हैं कुछ ऐसे लेंडर्स जो लॉ रिकॉग्नाइज करेगा, और दे शुड बी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, PROI। मतलब बेसिकली एक्सटर्नल कमर्शियल बोइंग लोन्स हैं, कमर्शियल पर्पस के लिए जाते हैं। लेने वाला कौन होना चाहिए, शुड बी सम एलिजिबल, जो कि लॉ में जिसको आप कैसे एलिजिबिलिटी दे रखी है, रेजिडेंट होना चाहिए। ये सब लॉ की पॉलिसी से पता लग जाए सब कौन एलिजिबल है, कौन ये है। किससे ले रहे हैं, फ्रॉम सर्टेन रिकॉग्नाइज नॉन रेजिडेंट लेंडर। अच्छा, जब ये लोन लेंगे तो क्या इसमें लोन की एक लिमिट्स होगी, साहब इतना ही ले सकते हैं, कम से कम इतने पीरियड, को बोलते हैं मिनिमम एवरेज मेच्योरिटी पीरियड बोलते हैं, अमाउंट में हम लिमिट लगाते हैं, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। तो इसकी पॉलिसी पूरी है, तो बोले उसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, मतलब व्हेन दिस लोन इज टेकन इन सब्जेक्ट टू सर्टेन पैरामीटर्स, नॉर्म्स, पैरामीटर मतलब नॉर्म्स, इस आप कितना ले सकते हैं, कितने पीरियड के ले सकते हैं, और अदर टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगे, तो 30 पैरामीटर्स, उनको फॉलो करते हुए व्हेन कमर्शियल लोन्स आर टेकन बाय द एलिजिबल रेजिडेंट एंटिटी फ्रॉम सर्टेन रिकॉग्नाइज्ड नॉन रेजिडेंट लेंडर्स, देन टेक्निकली दैट कमर्शियल लोन्स आर टेक्निकली कॉल्ड एज द एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। अच्छा, एक चोर, जो पैरामीटर्स हैं वो टोटलिटी में फॉलो करना है, नॉट ऑन स्टैंड अलोन बेसिस। स्टैंड अलोन का मतलब ये है कि मान लिया 5 पैरामीटर्स अप्लाई हो रहे हैं, 5 नॉर्म्स अप्लाई हो रहे हैं कि ये भी है, ये भी फॉलो करना, ये भी सब्जेक्ट ऑल दिस कंडीशन, तो सारे कुछ फुलफिल होना चाहिए। ये नहीं कि जब कुछ कंडीशन फुलफिल करते हुए आपने कुछ पैरामीटर्स को फुलफिल करते आपने ECB ले लिया, आप कुछ फॉलो नहीं किया, नो, ये पॉसिबल नहीं, इट शुड बी इन टोटलिटी, इट शुड बी इन टोटलिटी। और अगर हम लीगल फ्रेमवर्क के अंदर देखें तो जब भी कोई इंडिया में एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग की ट्रांजेक्शन करता है, मतलब बाहर से एक्सटर्नल सोर्स से बोरिंग करता है विच इन द नेचर ECB, then those transactions which are in the nature of ECB, they are governed by a legal framework, section 6 subsection 3 clause D of FEMA। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑफ FEMA तो लगेगा, आप जानते हैं, मैं एक बेसिक बात बताता हूँ अबाउट द FEMA। तो एक्चुअली व्हेन एनी ट्रांजेक्शन इज हैपनिंग which in the nature of external commercial borrowing, then the legal framework in this context is governed by the provisions of section 6 subsection 3 clause D of Foreign Exchange Management Act 1999। सबसे पहले मैं ले रहा हूं ECB फ्रेमवर्क। अच्छा, एक ध्यान, मैंने पहले बताया पूरा टॉपिक नए सिरे से पढ़ना है, मैं नए सिरे से पढ़ा रहा हूं, पहले वाला पूरा टॉपिक भूल जाइए, ये नहीं कि उसमें कोई अमेंडमेंट है, पूरी नई पॉलिसी आ गई, उसके अकॉर्डिंग नया पूरा टॉपिक हो गया। तो पहले मैं ले रहा हूं ECB फ्रेमवर्क। आपको पूरे नोट्स मिलेंगे, नोट्स के अंदर सब कुछ होगा जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अकॉर्डिंग टू न्यू ECB पॉलिसी,
हमारे पास दो तरह के ईसीबी लिए जा सकते हैं। वन इज कॉल्ड एज द फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी, मतलब जो ईसीबी हम ले रहे हैं किसमें ले रहे हैं, फॉरेन करेंसी में। और है दूसरा इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड ईसीबी, मतलब हम जो ईसीबी ले रहे हैं किसमें ले रहे हैं, इंडियन रुपी में। अच्छा, आपको याद हो जो ओल्ड वाली पॉलिसी पढ़ते हैं उसमें था तीन तरह के ट्रैक थे, ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3। अब वो अब दो ही तरह के हैं, फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड, मतलब ये पूरी पॉलिसी चेंज हो गई, फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी एंड इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड ईसीबी, ये दो ही मॉडल हमारे पास है। अब पैरामीटर्स में यहां लिख रहा हूं, पैरामीटर्स क्या क्या है। अब देखिए, पहला फॉर्म करेंसी, किस करेंसी में आप ले सकते हैं, तीन चीजें इसके अंदर। करेंसी फॉर्म्स और ईसीबी किस फॉर्म में ले सकते हैं, एंड एलिजिबल बोरोवर्स। अभी हम डिस्कस कर रहे थे सर्टेन एलिजिबल रेजिडेंट एंटिटी कैन बोरो, एलिजिबल रेजिडेंट वही एलिजिबल बोरोवर्स। देखिए फॉरेन करेंसी, अब ये दो तरह के हमारे पास ईसीबी हो गए, एक फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी और एक इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड, मतलब यहां पे आपको फॉरेन करेंसी मिलेगा ईसीबी और यहां पे इंडियन रुपी मिलेगा। देखिए अगर आप फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी लेते हैं तो करेंसी क्या होगी, एनी फ्रीली कन्वर्टिबल फॉरेन करेंसी। आई होप आप जानते हो फ्रीली कन्वर्टिबल फॉरेन करेंसी का मतलब क्या होता है, वो करेंसी हमारी कंट्री की करेंसी को छोड़ के जो वर्ल्ड की किसी भी करेंसी में फ्रीली कन्वर्टिबल होती है। सारी करेंसी, मतलब इंडियन करेंसी के अलावा सारी करेंसी फ्रीली कन्वर्टिबल नहीं है। फॉरेन करेंसी तो है लेकिन फ्रीली कन्वर्टिबल नहीं है। जैसे जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं जिनकी बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज हैं, उनकी ही करेंसी को हम फ्रीली कन्वर्टिबल, मतलब वर्ल्ड वाइड उनको रिकॉग्निशन मिला होता है, लाइक यूएस डॉलर, यूरो, येन, पाउंड, दे आर सम एग्जांपल्स ऑफ। इनमें आप किसी भी डिनोमिनेशन में आप बोरिंग ईसीबी ले सकते हैं। इंडियन रुपी डिनोमिनेट, इसमें तो ऑब्वियसली बात है इन इंडियन रुपी ओनली, इंडियन रुपी ओनली, ऑब्वियसली बात है, नाम ही इंडियन रुपी, तो एक ही ऑप्शन है इन इंडियन रुपी ओनली। नाउ फॉर्म्स ईसीबी, किस फॉर्म में आप ईसीबी ले सकते हैं, ये फॉरेन करेंसी इसके नीचे में लिख रहा हूं। ये लोन्स इंक्लूडिंग, मतलब लोन ले सकते हैं, बैंक लोन ले सकते हैं, मतलब बाहर के बैंक से लोन ले सकते हैं। फ्लोटिंग और फिक्स्ड रेट नोट्स, मतलब क्या है कि प्रोमिसरी नोट जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लोटिंग नेचर का या फिक्स्ड रेट का है। बॉन्ड्स और डिवेंचर, लेकिन बॉन्ड डिवेंचर में क्या छोड़ के, अदर देन फुल्ली एंड कंपल्सरी कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट। एक्चुअली क्या होता है, अगर आपको याद हो कि जो फुल्ली एंड कंपल्सरी कन्वर्टिबल जो बॉन्ड डिवेंचर होते हैं वो एफडीआई में आते हैं। अगर आपको अगर एक चीज समझ आती हो कि जो एफडीआई जो होती है फॉरेन डायरेक्ट, जो इक्विटी से रिलेटेड है, मनी कमिंग इनटू इंडिया इन फॉर इक्विटी, और ईसीबी इज बोरिंग, नाम एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। तो अगर एफडीआई जब हम पढ़ते हैं, आपको याद हो वहां पे एक आता है कि अगर एक इंडियन एफडीआई किस किस तरीके से ले सकती है, तो एक इंडियन कंपनी है कोई डेट इंस्ट्रूमेंट भी इशू करती है, लेकिन वो फुल्ली कन्वर्टेबल और कंपल्सरी कन्वर्टेबल है, फिर डेट नहीं मानते, क्या इक्विटी मानते हैं और उसको एफडीआई का पार्ट मानते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि बॉन्ड डिवेंचर के फॉर्म में अगर ले रहे हैं तो वो ईसीबी है, लेकिन वो कौन सा बॉन्ड डिवेंचर छोड़ के, जो फुल्ली भी कन्वर्टेबल है एंड कंपल्सरी कन्वर्टेबल, उनको, क्योंकि वो एफडीआई का पार्ट होगा और एफडीआई ईसीबी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दोनों साथ साथ नहीं चलती। इधर ट्रांजेक्शन विल बी गवर्न्ड बाय, आप बाहर से इंडिया में कोई पैसा आ रहा है, इधर इट विल बी गवर्न्ड बाय द ईसीबी पॉलिसी और गवर्न्ड बाय एफडीआई पॉलिसी। तो वो वाले केस हो ना, फुल्ली एंड कंपल्सरी कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट के तो जो फंड रेज करते हैं वो एफडीआई का पार्ट मानते हैं, इसलिए यहाँ पे एक्सक्लूड कर रखा है। ट्रेड क्रेडिट, अच्छा कोई चीज हम बाहर से कोई चीज इंपोर्ट करें, उसकी पेमेंट हम बाद में करते हैं, ट्रेड क्रेडिट है, बियॉन्ड 3 ईयर्स, 3 साल से ज्यादा का ट्रेड क्रेडिट आपको मिल रहा है, इन दैट दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ ईसीबी। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, एफसीसीबी, एफसीईबी एंड फाइनेंशियल लीज। फाइनेंशियल लीज तो समझते हो सब आपको, ठीक है, कि बाहर से कोई मशीन आपने किराए पे मंगा ली है, ऑल दैट, ठीक है, और किराया सब चीज फाइनेंशियली। और एफसीसीबी और एफसीईबी, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड,
ये ओल्ड पॉलिसी में भी कंसेप्ट था, इस फॉर्म में भी आप यहाँ पे मंगा सकते हैं। नाउ अब आते हैं यहाँ पे इन द केस इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड, इसमें स्टार्टिंग की जितनी चीजें यहाँ थी सेम यहाँ भी है, लेकिन यहाँ FCCB और FCE भी नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि नाम है फॉरेन करेंसी, तो ये डिनोमिनेटेड किसमें होता है, फॉरेन करेंसी में, और आप यहाँ इसका मतलब फॉरेन करेंसी में फंड रेज कर रहे हैं, और यहाँ बोले इंडियन रुपी में रेज करना, दोनों थिंग कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा। तो जो चीज यहाँ पे इसमें थी फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड EC वाली में, सेम चीज यहाँ भी है, लेकिन ये दोनों चीज को छोड़ के इस मेथड इस तरीके से आप रेज नहीं कर, लेकिन इसकी जगह ये बोल रहा है हाँ जो बोरोवर है वो नॉर्मली आपको प्लेन बॉन्ड इशू कर सकता है। प्लेन बॉन्ड मीन्स जो कन्वर्टेबल नहीं है एंड दैट इज डिनोमिनेटेड इंडियन रुपी, और वो चाहे तो प्राइवेट प्लेसमेंट भी इंडिया से बाहर करके फंड रेज कर सकता है, और चाहे तो पब्लिक इशू ला देता है, और पब्लिक इशू लाए तो लिस्टिंग वगैरह करानी पड़ेगी आउटसाइड इंडिया, उससे कोई फर्क नहीं। लेकिन वो प्लेन बॉन्ड हो गया, इसको वेनिला बॉन्ड बोलते हैं। वेनिला मीन्स जिसमें एक्चुअली वेनिला, जैसे हम एक टर्म अगर आप सुनते हो वेनिला बोलते हैं, वेनिला प्रोडक्ट है। वेनिला जैसे आइसक्रीम है, आइसक्रीम से बेसिक आइसक्रीम का वेनिला, उसमें हम डिफरेंट चीज ऐड कर देते हैं तो डिफरेंट टाइप की आइसक्रीम बन जाती है। तो वैसे वेनिला का प्लेन प्रोडक्ट, तो प्लेन प्रोडक्ट मतलब सिंपली बॉन्ड है, डिवेंचर है, कन्वर्जन का ऑप्शन नहीं है, और इंडियन रुपी में डिनोमिनेटेड है। तो इस तरीके से इसका मतलब इस वाले मेथड में बाकी सब कुछ तो सेम है, फॉर्म्स ऑफ ECB, ये हट गया, ये ऑब्वियसली हटेगा क्योंकि ये फॉरेन करेंसी में। इसकी जगह क्या गया, आप प्लेन बॉन्ड इशू कर सकते हैं डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपी, डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपी। फिर आते हैं एलिजिबल बोरोवर्स, कौन बोरो कर सकता है, ठीक है, अंडर दिस रूट, अंडर दिस रूट। फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ECB में कौन कर सकता है, इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड कौन कर सकता है। देखिए पहले एलिजिबल बोरो में सबसे एक लाइन सिंपल क्या लिखी हुई है, पहले इसकी बात करते हैं। ऑल एंटिटी एलिजिबल टू रिसीव द FDI, इसका तो ये लिंक्ड FDI पॉलिसी कर रहा है। जो भी FDI पॉलिसी रिसीव करने के लिए इंडिया में एलिजिबल हैं, जो भी FDI ले सकती हैं, वो सब आपको ECB भी ले सकती हैं इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ECB। फर्दर द फॉलोइंग एंटिटी ऑल्सो एलिजिबल, इसका मतलब टू रेज द ECB, मतलब क्या है, जो लोग FDI पॉलिसी के हिसाब से एलिजिबल टू गेट द FDI हैं, रिसीव द FDI, वो दे आर ऑल्सो एलिजिबल टू रेज द मनी बाय वे ऑफ ECB थ्रू द फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ECB रूट। इसके अलावा कुछ और लोगों को भी अलाउ कर रखा है एलिजिबल बोरोवर में, सब ये भी कर सकते हैं। फर्दर द फॉलोइंग एंटिटीज आर ऑल्सो एलिजिबल टू रेज द ECB, कौन, वन पोर्ट ट्रस्ट जो आपके जानते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड होती है, यूनिट्स इन SCZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर यूनिट्स हैं, SIDBI नाम सुना होगा, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एंड एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया, इन चारों को और अलाउ कर रखा है। ये भी आपको ECB रूट से, इस रूट से आप बोरिंग कर सकते हैं। अब आते हैं इस केस में, यहाँ पे एलिजिबल इन द केस ऑफ इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड ECB रूट, इस रूट से हु आर द एलिजिबल बोरोवर्स, हु आर द एलिजिबल बोरोवर। पहला बोला इसके अंदर ऑल द एलिजिबल बोरोवर्स अंडर दिस कैटेगरी, मतलब यहाँ जो लोग हैं वो सब यहाँ भी अलाउड है। इसका मतलब क्या है, और इसके अलावा एक्स्ट्रा भी है। इसका मतलब क्या हुआ, कह सकते हैं कि सर इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड ECB रूट, ये वाला जो रूट है, इसमें एलिजिबल बोरोवर्स ज्यादा है, तो जो यहाँ पे अलाउड है वो तो यहाँ अलाउड है ही है, साथ में एक्स्ट्रा भी है। इसके अलावा बोला है वो कोई भी ऐसी एंटिटी, वो चाहे कंपनी हो चाहे सोसाइटी हो, अगर आप माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटी में, किसमें है, यू आर इनटू द बिजनेस ऑफ माइक्रो फाइनेंस, अगर आप कोई एंटिटी है, चाहे वो कंपनी हो, सोसाइटी हो या कुछ हो भी, ट्रस्ट हो, और अगर रजिस्टर्ड है, शुड बी रजिस्टर्ड एंटिटी विच इन द बिजनेस ऑफ माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटी, वो भी एलिजिबल बोरोवर है अंडर द रूट ऑफ इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड ECB। अच्छा, माइक्रो फाइनेंस क्या होता है आप जानते होंगे, द फाइनेंस प्रोवाइडेड फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट, जैसे कोई छोटी सी कोई दुकान चला रहा है अपनी किराने की, उसको फाइनेंस चाहिए तो माइक्रो फाइनेंस, ठीक है। ऐसे कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए किसी को छोटा मोटा लोन चाहिए, माइक्रो फाइनेंस। कोई घर से बैठ के अपना कोई एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है एंड छोटा मोटा काम कर रहा है, अपनी लाइवलीहुड रन कर रहा है, उसके लिए फाइनेंस माइक्रो फाइनेंस। तो माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटी में जो एंटिटी इन्वॉल्व हैं और वो एंटिटी रजिस्टर्ड है, चाहे वो कंपनी हो, ट्रस्ट हो, फर्म, सोसाइटी हो, दे आर ऑल्सो एलिजिबल बोरोवर अंडर ECB रूट अंडर इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड ECB। सिर्फ इंडियन रुपी वाले यहाँ पे नहीं है, इस वाले केस में नहीं था। इसका जो एलिजिबल बोरोवर यहाँ है वो सेम यहाँ भी है, प्लस एडिशनली क्या है तो कह सकते हैं यहाँ पे सेकेंड जो रूट है इंडियन रुपी, इसके अंदर एलिजिबल बोरोवर की लिस्ट थोड़ी बड़ी है एंड इट इज मोर वाइडर, इट इज वाइडर इन कंपेरिजन टू द फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ECB रूट। ये ECB फ्रेमवर्क था जिसमें 3 पैरामीटर्स हमने डिस्कस किए, करेंसी ऑफ बोरिंग, फॉर्म्स ऑफ ECB एंड एलिजिबल बोरोवर, और दोनों रूट के अंदर फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ECB एज वेल इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड ECB। अच्छा, इसी के अंदर
जो फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी है, इसी के अंदर आया था कि साहब किस किस तरीके से ईसीबी ले सकते हैं। उसमें आपको दो चीज आती है कि साहब एफसीसीबी के फॉर्म में भी ले सकते हैं और एफसीईबी के फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो एफसीसीबी क्या है, एफसीईबी क्या है, ये आप ऐसे पहले से जानते हैं, बट फिर भी ब्रीफली बताता हूं। देखिए, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड, जैसे एक इंडियन कंपनी है एफसीसीबी, ये बॉन्ड्स इशू कर रही है टू द रिकॉग्नाइज्ड नॉन रेजिडेंट लेंडर्स। ऑब्वियसली उन्हीं को इशू कर सकते हैं, उन्हीं से आप बोरिंग कर सकते हैं, और ये एलिजिबल बोरोवर है। बॉन्ड्स इशू करें, दे आर डिनोमिनेटेड, these bonds are denominated in any freely convertible, बताया था मैंने आपको, freely convertible foreign currency। साथ में इस बॉन्ड में कन्वर्जन ऑप्शन है कि जो ये परचेज करेंगे, जो लेंडर हो, जो परचेज करेंगे वो लेंडर हो गए, ये बोरोवर हो गया, वो फ्यूचर में चाहे तो इसे इक्विटी में कन्वर्ट करा सकते हैं। लेकिन नाम क्या, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड, फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड है, कन्वर्जन का ऑप्शन है, इस नाम क्या, एंड फ्यूचर में कन्वर्ट कराने से कर सकता है। अच्छा, अगर ये कन्वर्ट कराता है तो क्या एक्स लिमिटेड को उस बॉन्ड के बदले में शेयर इशू करने पड़ेंगे? तो क्या इस चक्कर में एक्स लिमिटेड कंपनी के अंदर कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल बढ़ेगी तो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, कंपनी के जो कंट्रोल जिनका है, क्या उनका इक्विटी डायल्यूशन होगा? इक्विटी डायल्यूशन का मतलब क्या है, उनकी जो कंट्रोलिंग पावर कम हो जाएगी। वो कैपिटल का बेस बढ़ गया, क्यों, नया शेयर इशू है, लेकिन उनकी होल्डिंग नंबर ऑफ शेयर में सेम है, बट परसेंटेज के टर्म्स में क्या कम हो जाएगी। दैट विल लीड टू द इक्विटी डायल्यूशन इन द प्रमोटर्स और पीपल हैविंग द कंट्रोल ओवर द बोरोवर। लेकिन जो फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, और इसका लीगल फ्रेमवर्क अलग है, वो सब चीज आपके नोट्स में लिखा हुआ है, मैंने समझा दिया मैकेनिज्म कैसे काम करता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार एग्जाम में आता है एफसीसीबी एफसीबी डिफरेंस लिखो या दोनों को एक्सप्लेन करो, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक ध्यान रखिएगा। देखिए, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड, एफसीईबी, देखिए इसमें क्या होता है, व्हाट हैपेंस, लेट्स से कंपनी एक्स लिमिटेड, इसने बॉन्ड्स इशू किए, इसका ये बोरोवर है, जिसको बॉन्ड इशू किया, जिन्होंने परचेज किया, दे आर रिकॉग्नाइज नॉन रेजिडेंट एंटिटीज, लेंडर कह सकते हैं। दीज आर बॉन्ड्स आर डिनोमिनेटेड विद सेम in any freely convertible foreign currency, मैं शॉर्ट में लिख दिया freely convertible foreign currency, वही सेम कंसेप्ट है। लेकिन कंपनी ने प्रॉमिस ये किया कि साहब साथ में कन्वर्जन ऑप्शन है, कन्वर्जन की जगह एक्सचेंज का ऑप्शन है। एक्सचेंज कैसे, कन्वर्जन ही वो एक्सचेंज बोल रहे हैं कि साहब हमारे कंपनी के बॉन्ड के बदले में फ्यूचर में ये जो लेंडर हैं, हम उनको वाई लिमिटेड के शेयर दिलवा देंगे, शेयर्स ऑफ सम अदर कंपनी, उसको टेक्निकली इस लीगल फ्रेम बोलते हैं ऑफर्ड कंपनी। क्या बोलते हैं, ऑफर्ड कंपनी। इस आप फिलहाल हमारे बॉन्ड आप खरीद लीजिए, फ्यूचर में अगर आपको, तो कैसे एक्सचेंज है कि हमारे बॉन्ड छोड़ देना, बदले में हम एक्सचेंज में दूसरी कंपनी का शेयर दिलवाएंगे, दूसरी कंपनी डिफाइंड होगी, सब इस कंपनी के शेयर हमको दिलवाएंगे, तो नाम है फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड। अच्छा एक चीज बताइए, जो बोरोवर था क्या इसके नए शेयर इशू है? नहीं। तो कैसे थे, इसकी कैपिटल बेस में कोई चेंज होगा जब एक्सचेंज होगा, क्योंकि अपने शेयर थोड़ी इशू कर रहा है, इसलिए बोलते हैं इक्विटी डायल्यूशन इन द केस ऑफ एफसीईबी नहीं होती, एफसीसीबी में होती है, तो सेम कंपनी के शेयर्स इशू होते हैं इन लीव ऑफ द डेट बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो उस पॉइंट अभी सब कह सकते हैं कि यहाँ पे सब इक्विटी डायल्यूशन नहीं होती इन द केस, लेकिन यहाँ पे एक नहीं दो कंपनी इन्वॉल्व होती है। क्यों दो, एक कंपनी ने बॉन्ड इशू किया और दूसरी कंपनी जिसके फ्यूचर में उसके बदले में क्या मिलेगा, शेयर, मतलब बॉन्ड छोड़ दिए, बदले में क्या मिलेगा, शेयर। तो कहते एक तरह एक्सचेंज है,
मतलब ऑन द वन हैंड ये जो लेंडर है दे आर लीविंग द राइट्स, तो आपने पैसा लेंड किया तो वो भी आपका अधिकार छोड़ दिया, बदले एक्सचेंज किया, बदले में क्या मिल रहा है किसी दूसरी कंपनी के जो डिफाइंड है शेयर्स, एंड दैट कंपनी टेक्निकली इन दिस कॉन्टेक्स्ट कॉल्ड एज द ऑफर्ड कंपनी। एक डिफरेंस हम ये बोलते हैं एफसीसीबी के अंदर इक्विटी डायलूशन बोरोवर को होता है, लेकिन एफसीईबी में बोरोवर का इक्विटी डायलूशन नहीं होता क्योंकि वो अपने शेयर इशू नहीं करता। दूसरा एफसीईबी में दो कंपनी इन्वॉल्व होती है, एफसीसीबी में एक ही कंपनी इन्वॉल्व होती है, उसी के बॉन्ड और उसी के शेयर, एंड इस तरीके से तो एक मैंने पूरा मैकेनिज्म समझा दिया। इस तरीके से इंडियन कंपनीज कैन रेज द फंड अंडर द रूट ऑफ फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी, दोनों अलाउड है, एफसीसीबी एज वेल एज द एफसीईबी दोनों रूट अलाउड है, एंड दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको रिकॉग्नाइज लेंडर्स। हमने एलिजिबल बॉर्डर तो पढ़ लिया कि साहब हुआ द एलिजिबल बॉर्डर इन बोथ द रूट्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हुआ द रिकॉग्नाइज, किससे बोरोइंग की जा सकती है, मतलब हुआ द रिकॉग्नाइज लेंडर्स। देखिए जो भी लेंडर है इट शुड बी रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री, ऐसी कंट्री का रेजिडेंट होना चाहिए, वो कैसी कंट्री विच इज FATF कंप्लायंट। आपको अगर ध्यान होगा आप मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर, मनी लॉन्ड्रिंग टॉपिक के अंदर एक बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, इंटरनेशनल बॉडी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, विच इज इंटरनेशनल बॉडी टू कंट्रोल द मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी अक्रॉस द वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे। तो इसकी अपने कुछ गाइडलाइंस हैं और हर कंट्री जो इसका मेंबर है उसको एक गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती है। तो अगर मान लिया अगर किसी ए से आप बोरिंग कर रहे हैं, वो लेंडर है, A must be resident of any country which is a member of FATF and which is complying with the guidelines of the FATF। इसका बेसिकली वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व नहीं है, वहाँ की कंट्री के अंदर नॉर्म्स हैं, लॉस फॉलो है। जब बीच में आपको पता होगा पाकिस्तान को आपको FATF ने, इस ऑर्गेनाइजेशन ने ब्लैक लिस्टिंग करने की बात की थी क्योंकि वहाँ बहुत सारे उल्टे सीधे काम होते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, वो कंट्रोल करने के कोई लॉ नहीं बनाते। इसलिए बोला जो भी लेंडर है वो ऐसे, क्योंकि देखिए आप कहीं से भी बोरिंग कर लेंगे कोई भी लेंडर से, तो हो सकता है कोई गलत सारे लोग हैं जो इलीगल एक्टिविटी के लिए आपको इंडिया में पैसा दे रहा है, तो इंडिया में आपसे इलीगल एक्टिविटी करवाएंगे, तो अल्टीमेटली इंडियन इकोनॉमी, इंडियन सोसाइटी विल गेट एडवर्सली अफेक्टेड। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लेंडर पे भी कंट्रोल करेंगे, लेंडर कैसा होना चाहिए, इशू रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री विच इज कंप्लाइंग विद द नॉर्म्स ऑफ FATF और इट इज कंप्लाइंग विद द नॉर्म्स ऑफ ISCO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन, मतलब एक बॉडी उसका नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन, उसकी कंप्लायंस वो कंट्री करती हो जिस कंट्री के आप रेजिडेंट हैं। दोनों में से कुछ ना कुछ होना चाहिए, ऐसे ही बंदे से आप बोरिंग कर सकते हैं, वो दैट ओनली। ये क्या लिखा होता है, लेंडर शुड बी रेजिडेंट ऑफ, कहाँ का रेजिडेंट होना चाहिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फॉर FATF कंप्लायंट कंट्री, मतलब ऐसी कंट्री का आप रेजिडेंट हो जो FATF की गाइडलाइंस को कंप्लाई करती है, और इट शुड बी रेजिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी कमीशन कंप्लायंट कंट्री इंक्लूडिंग ऑन ट्रांसफर ECB। इसका मतलब क्या होगा, जैसे मान लिया किसी एक्स ने ए से ECB ले रखी है और ए इन कंडीशन को फुलफिल कर रहा हो, वैसे तभी ले सकते हैं लीगली। क्या सुना, लोन ट्रांसफर हो जाते हैं। अब ए ने वो लोन ट्रांसफर बी को कर दिया, मतलब क्या है, अब एक्स का लेंडर ए नहीं कौन है, बी है। अब एक्स का लेंडर मतलब ए ने डायरेक्टली ए से लोन लिया था, सॉरी एक्स ने ए से लोन लिया था, लेकिन ए ने अब क्या किया, वो पढ़ते हो ना, पढ़ते हो इंडोर्समेंट ये वो, ठीक है, या बेसिक राइट्स को ट्रांसफर कर देगी आप, हो सकता है ए ने एक्स से पैसे रिकवर करने हैं, ए ने बी को देने हैं, ए ने क्या किया, मैं आपको नहीं देता, डायरेक्टली आप एक्स से रिकवर कर लें, समथिंग लाइक दैट। तो कैसे ए ने अपने राइट्स को ट्रांसफर बी को, नाउ हु हैव बिकम द न्यू लेंडर टू एक्स बी। तो बी जिसको आपने ट्रांसफर किया ना ECB का राइट, वो बी भी आपको एक कंडीशन फुलफिल करेगा, मतलब ही मस्ट बी रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री विच इज FATF कंप्लायंट और ISCO कंप्लायंट, ये जरूर होना चाहिए। अच्छा ये तो जनरल बात होगी रिगार्डिंग द रिकॉग्नाइज लेंडर कि साहब ये रिकॉग्नाइज लेंडर्स हो सकते हैं, पर सिंपल सी बात है, जिस भी से आप बोरिंग कर रहे हैं जो लेंडर है वो ऐसी कंट्री का रेजिडेंट होना चाहिए जो FATF कंप्लायंट है या ISCO कंप्लायंट है, और चाहे वो उसने खुद लोन दिया और चाहे वो उसने ट्रांसफर के थ्रू एज ए लेंडर राइट आ गया, अल्टीमेटली कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। लेकिन इसमें कुछ एडिशनल चीजें दे रखी है, क्या, हाउएवर
Number one, multilateral and regional financial institutions where India is a member country will also be considered. मतलब ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो मल्टीलेटरल मतलब कई सारे कंट्री में ऑपरेट करते हैं या किसी रीजन में, सुना होगा एशिया पैसिफिक, मतलब बेसिकली एक पर्टिकुलर रीजन में काम करते हैं या पूरा एशिया में काम करते हैं। तो मल्टीलेटरल एंड रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसमें इंडिया मेंबर है, उस ग्रुप के अंदर इंडिया इज अ मेंबर कंट्री, वैसे मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और रीजनल वो भी आपको लेंडर बन सकते हैं, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी मेंबर है तो हमें भी पता है कि सब वहाँ क्या हो रहा है, तो ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी आपको लेंडर बन सकते हैं। इंडिविजुअल्स एंड लेंडर कैन ओनली बी परमिटेड इफ दे आर फॉरेन इक्विटी होल्डर, मतलब जो बोरोवर है, जैसे मान लीजिए बोरोवर इज इंडियन कंपनी, एक इंडियन कंपनी वो बोरोवर है, तो उस इंडियन कंपनी के अगर फॉरेन कुछ इक्विटी शेयर हैं तो वो चाहे तो उनसे आपने पैसा तो इक्विटी के फॉर्म में उनसे ले रखा है, आप चाहे तो उनसे ईसीबी ले सकते हैं, मतलब वो भी आपके लेंडर बन सकते हैं। तो इंडिविजुअल्स आपके लेंडर बन सकते हैं प्रोवाइडेड वो आपसे पहली बार एसोसिएट नहीं हो रहे, मतलब बोरोवर से, वो पहले से ही बोरोवर से एसोसिएटेड इन द फॉर्म ऑफ फॉर इक्विटी शेयर और मतलब बाहर के रहने वाले तो फॉरेन इक्विटी शेयर और फॉर सब्सक्रिप्शन टू बॉन्ड्स और डिवेंचर लिस्टेड अब्रॉड। इसका मतलब क्या है, या तो आप ये बोल रहे अगर आपके फॉरेन इक्विटी इंडिविजुअल वाले दो केस हो गए, इंडिविजुअल से आप किसी भी तरीके की ईसीबी ले सकते हैं प्रोवाइडेड वो इंडिविजुअल जिससे आप ले रहे हैं वो आपका ऑलरेडी इक्विटी शेयर बाहर रहता है, या वो आपके नहीं भी अगर आपकी कंडीशन फुलफिल हो रही तो आप डिवेंचर्स ऑफ बॉन्ड इंडिया के बाहर इशू करते हैं, उसकी लिस्टिंग कराते हैं जैसे एफसीसीबी एंड ऑल दैट, तो वो भी वो परचेज कर सकता है इंडिविजुअल। अच्छा, परचेज करने का मतलब क्या है, सब्सक्राइब करने का मतलब क्या है, वो आपको लेंड कर रहा है और इंडियन कंपनी बोरो कर रही है। नेक्स्ट बोल रहा है फॉरेन ब्रांचेज और सब्सिडरीज ऑफ इंडियन बैंक, वो इंडियन बैंक है जिसकी आपको इंडिया के बाहर सब्सिडरी, इंडिया के बाहर ब्रांचेज, फॉरेन ब्रांचेज और फॉरेन सब्सिडरी किसकी, इंडियन बैंक, आर परमिटेड रिकॉग्नाइज्ड लेंडर ओनली फॉर एफसी फॉरेन करेंसी ईसीबी। दो रूट थे, फॉरेन करेंसी ईसीबी एंड इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड ईसीबी। सिर्फ फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी रूट के लिए उसमें भी एफसीसीबी और एफसीबी अलाउड नहीं है। मतलब क्या है, अगर कोई एलिजिबल बोरोवर अगर फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी रूट से ईसीबी रेज कर रहा है तो उसमें आपको इंडियन कंपनीज इंडियन बैंक से फॉरेन ब्रांचेज या फॉरेन सब्सिडरी भी आपको लेंड कर सकती है, लेकिन दैट शुड नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ एससीबी एंड एफसीबी, वो परचेज वो नहीं करेंगे, ठीक है। सिर्फ क्या परचेज कर सकते हैं और किसी तरीके से लोन वोन दे सकते हैं, ठीक है। अब वो भी आपको फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी रूट से, अगर इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड ईसीबी रूट है, लॉजिकल सोच के देखिए, इंडियन रुपी में आप ले रहे हैं, लेने वाला कौन है, रेजिडेंट एंटिटी, तो आप इंडिया में इंडिया की जो ब्रांच है, इंडिया में जो बैंक है उन्हीं से ले लीजिए ना, बाहर से लेने का मतलब है। तो अलाउड है लेंडर, लेकिन कब फॉरेन ब्रांचेज और सब्सिडियरी इंडियन बैंक अलाउड है, लेकिन कैसे, ओनली फॉर फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी रूट, और उसमें भी एफसीसीबी और एफसीबी मेथड से अलाउड नहीं है, और मेथड से आप लेना चाहिए। अभी पढ़ा ना किस किस तरीके से बोरिंग, फॉर्म्स ऑफ बोरिंग, तो सब चीज अलाउड है एक्सेप्ट द केस ऑफ एफसीसीबी एंड एफसीईबी, वो उस रूट से अलाउड, मतलब उस मेथड से फॉर्म से अलाउड नहीं है। एंड बाकी इसके अंदर एक दो चीज और लिखी हुई, उतना पॉइंट आपको, तो ये तीन मतलब कहते हैं जनरली रिकॉग्नाइज्ड लेंडर कौन होना चाहिए, फिर इसमें तीन चीज हमें ऐड कर दे कि ये भी रिकॉग्नाइज्ड लेंडर हो सकते हैं, मतलब इनको भी हम रिकॉग्नाइज करें, इनसे भी आप ईसीबी ले सकते हैं, बोरो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड। That is the MAMP, minimum average maturity period. ये वाला मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी प्रिस्क्राइब्ड इज 3 years। मतलब किसी ने ईसीबी के थ्रू बोरिंग की तो 3 साल से पहले आपको रीपेमेंट नहीं होगी, रीपेमेंट होगी 3 साल या उसके बाद, मिनिमम है, मतलब ज्यादा हो सकती है बट इससे कम नहीं। अच्छा, में एक बात लिखी हुई है, कोई भी कॉल एंड पुट ऑप्शन बिफोर द मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड एक्सरसाइज नहीं करें। इसका मतलब क्या हुआ, आप 3 साल से पहले लेंडर चाहे कि साहब मैं आपको पहले पैसे डिमांड कर लूं, मुझे पहले 2 साल बाद ही मुझे पैसे वापस चाहिए, या बोरोवर चाहे कि मैं प्री पेमेंट कर दूं, वो भी अलाउड नहीं है। मतलब कॉल एंड पुट ऑप्शन का मतलब क्या है, कॉल एक बंदे के लिए हम कॉल बोल रहे हैं लेंडर के लिए, और बोरोवर के लिए पुट, मतलब एक तरफ से कि लेंडर भी चाह के डिमांड नहीं कर सकता कि साहब मुझे पैसा पहले चाहिए, और बोरोवर भी चाह के कि मुझे पहले पैसा वापस कर दो बिफोर 3 years, ये पॉसिबल नहीं। हाँ, ये एक चीज मैं समझ, इसमें एक चीज है, ये मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड है। मान ली किसी बोरो ने 5 साल के लिए बोरिंग की, कर सकते हैं, ये तो मिनिमम है। तो आप फिर 3 साल के बाद और 5 साल से पहले प्री पेमेंट कर सकते हैं, वो अलग चीज है। वो मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड क्रॉस हो गई ना आपकी, आपने 5 साल के लिए बोरिंग की थी,
लेकिन अब आप 4 साल के बाद ही प्री पेमेंट करना चाहते हैं, कर सकते हैं, लेकिन 3 साल से पहले नहीं। तो हम बोल रहे हैं जो मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड ये है, और इससे पहले ना तो लेंडर ना बोरोवर, कॉल एंड पुट बोल रहे हैं, वो इसको पहले रीपेमेंट ना तो डिमांड कर सकते हैं, ना वो रीपेमेंट बोरोवर कर सकता है। हाँ, अगर ज्यादा पीरियड के लिए रखी बोरिंग, मोर देन 3 ईयर्स, जैसे 5 ईयर्स 6 ईयर, और आफ्टर 3 ईयर्स बट बिफोर द मैच्योरिटी डेट, वहां प्री पेमेंट करना कर सकते हैं। उसके नॉर्म्स आप भी आगे आएंगे, ठीक है। अच्छा, जनरल रूल तो ये है मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड, ये कैसे, लेकिन कुछ स्पेसिफिक केसेस के लिए मैच्योरिटी पीरियड अलग अलग दे रखे हैं। मतलब ये क्या जनरल रूल है, कुछ अलग स्पेसिफिक केसेस के लिए, स्पेसिफिक केसेस के लिए वी हैव अ डिफरेंट मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड। मतलब वही होगा मिनिमम, बट ये कि पीरियड अलग अलग हो जाएगा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, देखिए लिखा मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड MAMP फॉर ECB विल बी 3 years। कॉल एंड पुट ऑप्शन इफ एनी शैल नॉट बी एक्साइजेबल प्रायर टू द कंप्लीशन। मतलब कॉल एंड पुट मतलब लेंडर पहले डिमांड करना चाहे या बोरोवर पहले रीपेमेंट, नो, विल नॉट बी अलाउड, शैल नॉट बी एक्साइजेबल प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी। उससे पहले एक्साइज करना अलाउड नहीं है। हाउएवर फॉर द स्पेसिफिक कैटेगरी मेंशन बिलो द मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड आर एज अंडर। नीचे लिस्ट दे रखी है, सब इनके अंदर आपको अलग है पूरी, एक तरफ कैटेगरी एक तरफ मिनिमम। जैसे ECB रेज बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अप टू $50 million और इस इक्वल मतलब किसी और करेंसी में पर फाइनेंशियल ईयर। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है $50 million तक पर फाइनेंशियल ईयर अगर ECB रेज करती है, तो वहाँ मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड 1 साल है रादर देन 3 ईयर। तो 3 ईयर्स की जगह चेंज हो गया, 1 ईयर हो गया। ऐसे अलग अलग केस रखे, तो आप पढ़ लेना, इसमें मुझे कुछ समझाने का नहीं है। वो तो केसेस रखे जहां मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड नॉट 3 years, इट इज डिफरेंट, एंड वो डिफरेंट वाले केस तो जनरल रूल है। अच्छा, जिसके बारे में कुछ अलग से नहीं बताया वो सारे केस किस में आएंगे, जनरल रूल के अंदर। और जो स्पेसिफिक केस है जिनके अंदर डिफरेंट है, आपको डिफरेंट मैच्योरिटी पीरियड वहां पे प्रिस्क्राइब कर रखी है, तो आप पढ़ लेना, इसके अंदर मुझे समझाने कुछ नहीं है। नेक्स्ट आपको ऑल इन कॉस्ट सीलिंग पर एनम। अच्छा, कोई भी एलिजिबल रेजिडेंट एंटिटी जो एलिजिबल बोरोवर्स हैं, अगर ECB रूट से बोरिंग करते हैं, तो क्या उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? यस। हो सकता है कोई आपके बीच में आपने कोई एजेंट्स हायर किए, एजेंट कमीशन देना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट का खर्चा होता है, पेपर वर्क हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो जो टोटल खर्चा है उसकी एक लिमिट है कि साहब इससे ज्यादा आप कॉस्ट बियर नहीं करेंगे वाइल रेजिंग द फंड्स फ्रॉम अब्रॉड इन द फॉर्म ऑफ ECB, इन द फॉर्म ऑफ ECB। ये क्या लिखा हुआ है, ऑल इन कॉस्ट सीलिंग। अच्छा, ऑल इन कॉस्ट इंक्लूडिंग ऑल कॉस्ट, सीलिंग मींस अपर लिमिट, मतलब इसकी सीलिंग मतलब कि अपर लिमिट है। पर एनम इज द बेंचमार्क रेट प्लस 450 BPS स्प्रेड। BPS बेसिस पॉइंट, देखिए 450 BPS का मतलब है 0.45%। कभी सुनते हो सब RBI ने CRR आपको सुना होगा 100 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया। 100 बेसिस पॉइंट का मतलब क्या है, 1 पॉइंट, वो बेसिकली तो 450 BPS का मतलब 0.45% की बात कर रहे हैं। इसका तो जो भी बेंचमार्क मतलब जो इंटरनेशनली जो इंडियन जैसे RBI ने मान लिया कोई बेंचमार्क रेट प्रिस्क्राइब कर रखा है कि साहब इससे ये रेट है ऑल इन कॉस्ट सीलिंग, मतलब ये आप उसे प्लस ये कर लीजिए 0.45%, उससे ऊपर आपकी टोटल कॉस्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाउएवर फॉर FCCB द इशू रिलेटेड एक्सपेंसेस शुड नॉट एक्सीड 4%। लेकिन कह सकते हैं FCCB केस में आपको अलग तरीके, उसमें एक चीज और अलग से लिमिट लगा रखी है। जब आप FCCB ला रहे हैं, वो तो ऑल इन कॉस्ट था, ये इशू रिलेटेड एक्सपेंसेस जो आप इशू ला रहे हैं, तो उससे अगर मान लीजिए आप इशू ला रहे हैं FCCB का, तो मैक्सिमम जो एक्सपेंस इशू रिलेटेड एक्सपेंसेस वो कितना हो सकता है, मैक्सिमम 4% of issue size in case of public issue, 2% of issue size in case of private placement। प्राइवेट प्लेसमेंट हम जानते हैं ज्यादा खर्चे नहीं, ज्यादा एजेंसी इन्वॉल्व नहीं करना, इसलिए लिमिट छोटी है। अगर प्राइवेट इशू साइज का मतलब जितना आप फंड रेज करें थ्रू द FCCB, उसका मैक्सिमम 4% आपका इशू रिलेटेड एक्सपेंस होता है, पब्लिक इशू ला रहे हैं, और प्राइवेट प्लेसमेंट मैक्सिमम 2% ऑफ द इशू साइज, इससे ज्यादा अलाउड नहीं है। मतलब एक तो जनरल ऑल इन कॉस्ट मतलब कि बेसिकली जो भी बेंचमार्क रेट होगा उसमें प्लस 0.45%, इससे ज्यादा अलाउड नहीं है। अब ये वाला ऑल इन कॉस्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है और क्या क्या इंक्लूड नहीं होता, वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है।
कि ऑल इन कॉस्ट में क्या इंक्लूड करते हो क्या इंक्लूड नहीं करते। फिर आपको दे रखा अदर कॉस्ट, अदर कॉस्ट के अंदर दे रखा है प्री पेमेंट चार्ज। अच्छा कई होता है मेच्योरिटी से पहले बट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ मिनिमम एवरेज मेच्योरिटी, बता ना मिनिमम एवरेज मेच्योरिटी पीरियड क्रॉस हो गया, 3 साल क्रॉस हो गए, लेकिन मेच्योरिटी से पहले अगर बोरोवर पैसा वापस करना है, कोई प्री पेमेंट, प्री पेमेंट के लिए कई बार लेंडर चार्ज लगाता है, कोई प्री पेमेंट चार्ज। पीनल इंटरेस्ट, मान ली कोई टाइम से आपने रीपे नहीं किया तो क्या उस पर रेट पीनल इंटरेस्ट लगेगा, पेनल्टी इंटरेस्ट इन द फॉर्म ऑफ पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉवेनेंट शुड नॉट बी मोर देन 2% ओवर एंड अबव द कॉन्ट्रैक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट। मतलब बेसिकली क्या है, आपकी ऑल इन कॉस्ट जो सीलिंग वो अलग चलेगी, लेकिन जो अगर आपने प्री पेमेंट चार्ज पे किया, अगर डिफॉल्ट पेमेंट इंटरेस्ट पे किया, डिफॉल्ट रीपेमेंट में उसका इंटरेस्ट पे किया, तो वो आप मैक्सिमम कितना पे कर सकते हैं 2%, 2% किसका ऑफ द आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट, जितना भी प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है जिसको आपको रीपे करना है उसका 2% आप अदर कॉस्ट में यूज कर सकते हैं, इससे ज्यादा अलाउड नहीं, इससे ज्यादा अलाउड नहीं, और ये अलग से होगा, मतलब ऑल इन कॉस्ट सीलिंग अलग है, ये अलग है, इसलिए अदर कॉस्ट से अलग हेडिंग बन गई। नेक्स्ट आपको एंड यूजर निगेटिव लिस्ट, देखिए एंड यूजर्स ऑफ ईसीबी। एंड यूजर्स का मतलब किस किस चीज के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, मतलब एक बोरोवर ने ईसीबी के थ्रू फंड रेज किया तो किस किस चीज में इसका इस्तेमाल कर सकता है, तो राधे यहाँ पे निगेटिव लिस्ट दे रखी। निगेटिव लिस्ट का मतलब क्या है कि साहब ये चीजें अलाउड नहीं है, बाकी इसके अलावा आप कोई भी चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप बोलते हैं ना साहब, जैसे पहले सर्विस टैक्स में निगेटिव लिस्ट थी कि साहब इन चीजों में सर्विस टैक्स नहीं, बाकी सब चीज में सर्विस टैक्स है, तो वी डोंट हैव, यहाँ भी एंड यूजर में कुछ चीजें मना कर रखा है कि सर इन चीजों के लिए ईसीबी का जो पैसा है इस्तेमाल नहीं हो सकता, बाकी इसके अलावा किसी भी चीज के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वी डोंट हैव पॉजिटिव लिस्ट, वी हैव अ नेगेटिव लिस्ट। इसका जो चीज मना कर रखा है उसके अलावा हम किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टिक कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछते हैं व्हाट इज द एंड यूजर्स प्रिस्क्राइब्ड, कह सकते हैं परमिसिबल एंड यूजर्स। परमिसिबल मतलब किस किस के लिए, उल्टा ना इन चीजों नेगेटिव लिस्ट बताने जा रहे हैं, इनके लिए यूज अलाउड नहीं है ईसीबी का पैसा, बाकी हर चीज के लिए अलाउड है। लेकिन द नेगेटिव लिस्ट फॉर विच द ईसीबी प्रोसीड्स, जो पैसा इकट्ठा किया ईसीबी तो कैन नॉट बी यूटिलाइज, वुड इंक्लूड द फॉलोइंग, 1 रियल स्टेट एक्टिविटी, रियल स्टेट में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट, इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट मतलब बोरोवर ने बाहर से पैसा लिया ईसीबी के थ्रू और इंडिया में उसको कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करना, उस पैसे को अलाउड नहीं है, ये निगेटिव लिस्ट है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट और नॉट थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज, आप 1-to-1 बेसिस पे किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट वर्किंग कैपिटल, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन है, क्या, वर्किंग कैपिटल पर्पज एक्सेप्ट ECB raised from foreign equity holder for working capital purposes. For working capital purposes तक है, वहां तक पढ़ लें, उसके आगे छोड़ देना, डिलीट कर देना, इतना पूरी पॉलिसी डिटेल में आपको जरूरत नहीं है। वर्किंग कैपिटल पर्पज के लिए आप ECB का पैसा यूज नहीं कर सकते, लेकिन अगर ECB आपने अपने फॉरेन इक्विटी शोल्डर से रेज किया, बताया था ना, आपके पहले से शोल्डर हैं उन्हीं से आप ECB रेज कर रहे हैं, फिर आप चाहें तो उसे वर्किंग कैपिटल पर्पज के लिए इस्तेमाल कर सकते। इट मीन्स अगर इंडियन बोरोवर अगर किसी और से ECB रेज करता है अदर देन इज ओन इक्विटी शोल्डर, फॉरेन इक्विटी शोल्डर, तब तो आप उसे वर्किंग कैपिटल पर्पज में इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अगर अपने ही फॉरेन इक्विटी शोल्डर से आप ECB रेज कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। इसके आगे का जो पोर्शन है इस पॉइंट में वो डिलीट कर दीजिएगा। फिर लिखा जनरल कॉर्पोरेट पर्पज, जनरल मतलब कोई भी चीज आप, फिर अगेन अलाउड नहीं, लेकिन एक्सेप्ट इन द केस ECB रेज फ्रॉम फॉरेन इक्विटी शोल्डर फॉर जनरल कॉर्पोरेट, यहाँ भी सेम इतना कर लीजिए, इसके सेम कंडीशन है कि अगर अपने ही फॉरेन इक्विटी शोल्डर से आप ऐसा कर रहे हैं तो उसके लिए आप जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट रीपेमेंट रुपी लोन, आप इंडियन बोरोवर पैसा लेके उसका इस्तेमाल करता है, किसी रुपी लोन ले रखा, उसको रीपेमेंट में इस्तेमाल अलाउड नहीं है, इसमें कुछ एक्सेप्शन दे रखे हैं, पढ़ लीजिएगा। एंड नेक्स्ट ऑन लेंडिंग टू एंटिटी फॉर द अबव एक्टिविटी, इसका मतलब क्या हुआ, मान ली ए इंडियन बोरोवर है, अभी हमने पढ़ा साहब जो पैसा आप ले रहे हैं ECB के थ्रू, आप उस पैसे को किस किस में यूज नहीं कर, नेगेटिव लिस्ट, ठीक है। अब पता ए वो पैसा किसी बी को लेंड कर रहा है, मतलब पहले ए खुद लेंडर है, ECB लिया
और किसी और को लेंड कर रहे हैं, किस लिए? अच्छा, हम किसी को जब लेंड करते हैं स्पेसिफाइड पर्पज है किस लिए हम लेंड कर रहे हैं, तो बी पता उन एक्टिविटीज में यूज करेगा जो एक्टिविटी यहाँ निगेटिव लिस्ट में, वो भी अलाउड नहीं है। मतलब डायरेक्टली जो बोरोवर है, सॉरी मैंने गलती से लेंडर लिख दिया, बोरोवर, जो बोरोवर है वो खुद भी इन निगेटिव लिस्ट की एक्टिविटी के लिए यूज नहीं कर सकता, और ही ऑल्सो कांट लेंड द मनी टू समवन एल्स, ये भी बोरोवर हो गया। So that the other person who borrows the money from you, he uses for this purpose, ये भी अलाउड नहीं है। तो इस पर्पस के लिए आप लेंड भी नहीं, ना खुद यूज कर सकते हैं ना दूसरे को आप लेंड कर सकते हैं कि वो इस चीजों में इस्तेमाल करे जो निगेटिव लिस्ट में आ रहा है। तो ये पूरी लिस्ट दे रखी है निगेटिव लिस्ट, ये किस किस चीज में आप व्हाट वी कॉल द ईसीबी का पैसा यूज नहीं कर सकते। नाउ कमिंग टू द लिमिट्स एंड द लीवरेज, देखिए पहला देखिए, ऑल एलिजिबल बोरोस कैन रेज ईसीबी। जनरली सबको एक जनरल रूल ये है कितना तक अलाउड है, अप टू 750 मिलियन $US पर फाइनेंशियल ईयर। एक बोरोवर मैक्सिमम इतना बोरो कर सकता है पर फाइनेंशियल, 750 मिलियन $US अंडर द ऑटोमेटिक रूट। अभी थोड़ी देर में आएगा साहब, ईसीबी के दो रूट है, ऑटोमेटिक रूट एंड अप्रूवल रूट। नाम से पता है ऑटोमेटिक रूट में को अप्रूवल लेनी होती है, अप्रूवल रूट में आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी और अप्रूवल मिल जाएगी तब जाके आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब ये तो जनरल रूल हो गया, अब ये कुछ केसेस अलग बता रहे हैं। फर्दर इन द केस ऑफ फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी, मान लिया कोई ए है, ये बोरो कर रहा है, बोरोवर, और कौन सा फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी जो फर्स्ट कैटेगरी थी, ये कर रहा है। किससे कर रहा है? फ्रॉम डायरेक्ट फॉरेन इक्विटी होल्डर, मतलब जो लेंडर हैं दे आर द फॉरेन इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ ए, या ए लिमिटेड ले लीजिए, ऑब्वियसली शेयर होल्डर कंपनी के होंगे ऑफ ए लिमिटेड, मतलब पहले से आपके इक्विटी शेयर होल्डर है, फॉरेन इक्विटी शेयर होल्डर, उन्हीं से आप ईसीबी बोरो ले रहे हैं। देन उस केस में लिमिट ऐसे नहीं चलेगी। देन ईसीबी लायबिलिटी इक्विटी रेशियो फॉर ईसीबी रेज अंडर द ऑटोमेटिक कैन नॉट एक्सीड 7:1। मतलब क्या हुआ, मतलब ये लिमिट, फिर ये तो जनरल रूल हो गया, लेकिन अब स्पेसिफिक केस, इफ बोरोवर इज टेकिंग द ईसीबी फ्रॉम इट्स ओन फॉरेन इक्विटी शेयर होल्डर, तो जितना इन्होंने इक्विटी दे रखा है, मतलब पैसा दे रखा है इन द फॉर इक्विटी, और जितना ये ईसीबी दे रहे हैं, इक्विटी रेशियो टू ईसीबी, इट कैन बी मैक्सिमम 1:7। मतलब क्या हुआ, या उल्टा बोल दे, ईसीबी को पहले लो, ऐसी एक ही बात है, ईसीबी टू इक्विटी 7:1 इससे अलाउड है, मतलब जितना इक्विटी के फॉर्म में पैसा दे रखा है उसका मैक्सिमम 7 गुना वो पैसा दे सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ईसीबी, इससे अलाउड नहीं है। लेकिन ये रेशियो जो 7:1 बोले ईसीबी टू इक्विटी, ये तब अप्लाई नहीं होगा अगर जितना भी इसने बोरिंग की है, बोरो ने, इंक्लूडिंग जो करने जा रहा है फ्रॉम दिस, अगर सब मिला के इट इज विद इन द लिमिट ऑफ $5 मिलियन। मतलब क्या हुआ, अगर जितनी बोरिंग उसने ऑलरेडी कर रखी इन द फॉर ईसीबी और प्लस जो वो करने जा रहा है, अगर $5 मिलियन के अंदर है, फिर ये सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन उससे अगर ऊपर जा रहा है, इन दैट केस ये ध्यान रखना है, ईसीबी टू द इक्विटी इट शुड नॉट एक्सीड 7:1। ये तब है व्हेन यू आर बोरिंग द मनी फ्रॉम योर ओन फॉरेन इक्विटी शेयर। तो कह सकते हैं यहाँ पे लिमिट डिफरेंट तरीके लगाई है, $5 मिलियन तक आप कर रहे हैं, या जो ऑलरेडी कर चुके हैं और जो करने जा रहे हैं उसके अंदर एक फिर चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके ऊपर जा रहे हैं तो क्या ध्यान रखना है, 7:1 से ज्यादा रेशियो एक्सीड, मतलब बोरोइंग इन द ईसीबी फ्रॉम योर फॉरेन इक्विटी शेयर शुड नॉट बी मोर देन 7 times और द मनी टेकन इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी। फिर फर्दर द फॉरेन एंटिटी विल आल्सो बी गवर्न्ड बाय। अच्छा, इसके अलावा जो भी बोरिंग कर रही है, जो बोरोवर है, कि उनके वो और भी बहुत सारे नॉर्म्स लगते हैं, जैसे अगर इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे है, अगर आप और, तो वो उनके अपने वैसे भी चीज पढ़ते हो, डेट अपॉन इक्विटी रेशियो 2:1 से जानी होना चाहिए जनरली। कुछ केसेस में ज्यादा भी अलाउड है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी एंड ऑल दैट, बट ज्यादा करके मतलब 2:1 से डेट इक्विटी रेशियो। तो बोरिंग आप कर रहे हैं तो भी डेट है, तो वो सब और जो नॉर्म्स है अकाउंटिंग के, अदर प्रूडेंशियल नॉर्म्स होते हैं, वो सभी आपको फॉलो करना है, वो अलग से है। बट ईसीबी पॉलिसी के अंदर वो तो आपको अपना देखना है, बट ईसीबी पॉलिसी के साथ जनरल रूल ये है। और एक पर्टिकुलर केस मैंने बोला कि अगर आप बोरिंग कर रहे हैं ईसीबी फ्रॉम योर फॉरेन इक्विटी शेयर होल्डर
इन दैट केस अगर 5 मिलियन यूएस डॉलर तक कर रहे हैं, जितना कर चुका और जितना करने जा रहे हैं सब मिला के एग्रीगेट, कोई चेक करनी होती है, लेकिन उससे ज़्यादा है देन 7:1 से ज़्यादा का रेशियो नहीं होना चाहिए, या ईसीबी टू इक्विटी, ईसीबी टू इक्विटी ध्यान रखना। और जितना इक्विटी के फॉर्म में पैसा लेगा उससे 7 गुना तक ईसीबी के फॉर्म में लेते हैं, इससे ज़्यादा अलाउड नहीं। नेक्स्ट पार्किंग ऑफ ईसीबी प्रोसीड्स। बहुत सारी चीजें एक्चुअली क्या सेम भी ऐसा नहीं है, जो आपकी ओल्ड पॉलिसी में था, लेकिन क्या होता है उसको हम मिक्स करके पढ़ाएंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए पूरी मैं नए सिरे से आपको पूरा टॉपिक पढ़ा रहा हूं। देखिए पार्किंग ऑफ ईसीबी प्रोसीड का मतलब क्या है, जिसने बोरोवर ने ईसीबी ले लिया, जब कुछ पर्पस डिफाइंड होगा सब मैं इस पैसे का इस्तेमाल किस में करूंगा, तो जब तक उसका इस्तेमाल उस चीज में नहीं होता जिसके लिए आपने ईसीबी लिया है, तो उस पैसे को आइडल तो नहीं रखना चाहिए, कहीं ना कहीं यूज करना चाहिए, सो दैट उस पर भी कुछ ना कुछ इनकम आ जाए, उसी को बोले पार्किंग ऑफ। तो मान लिया ए इज द बोरोवर, और आपने जो ईसीबी लिया है पेंडिंग इट्स डिफाइंड यूटिलाइजेशन, मतलब जो भी आपने डिफाइन करेगा मैं इसका इसमें इस्तेमाल करूं, इसलिए आपने लिया है, अभी वो यूज नहीं हो रहा, यूज होने में 2 महीने 1 महीने 4 महीने वॉट एवर। तो जो गैप आ रहा है कि आपने फंड अभी रेज कर लिया, लेकिन आपको यूज जो डिफाइंड ऑब्जेक्टिव है कि हम कहाँ यूज करेंगे, वो 3 महीने बाद यूज होगा, 4 महीने बाद यूज होगा, तो बोलते इन द मीन वाइल भी तो इसको कहीं ना कहीं पैसे को आइडल थोड़ी रखते हैं। अच्छा जिससे आपने लिया है वो तो आपसे इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर देगा, लेकिन आप उस पर्पज में यूज नहीं कर रहे, अभी यूज 3 महीने बाद करेंगे, तो आपको उस पैसे का बेनिफिट, उस पैसे रिटर्न तो अभी आ नहीं रहा। तो लॉ बोलता है आप क्या कीजिए, जो बोरोवर है इस ईसीबी को पार्क होना पुटिंग द मनी, कहीं इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन खुद सोच के देखिए क्या ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म की हो शॉर्ट टर्म की, ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म, तो अल्टीमेटली हमें यहाँ यूज करना है पैसे को, तो जब तक यूज नहीं होता उस पीरियड के लिए, गैप पीरियड के लिए हम जो कहीं पार कर सकते हैं, मतलब कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, पार में इन्वेस्ट कर, सो दैट वी गेट सम काइंड ऑफ रिटर्न। अब ये बोला ये पार्किंग इंडिया से बाहर भी कर सकते हैं, दिस पार्किंग कैन बी अब्रॉड, इट कैन बी अब्रॉड, बाहर फंड लिया आपने, बाहर ही आपने कहीं इन्वेस्ट कर लिया, जब तक और तब तक नहीं लेके आया जब तक कि डिफाइंड यूटिलाइजेशन में ना यूज हो, और चाहे तो डोमेस्टिकली मतलब इंडिया में पहले ले आए और फिर इंडिया में उसको कहीं इन्वेस्ट कर दें जब तक कि डिफाइंड ऑब्जेक्टिव के लिए यूज ना हो, दोनों तरीके से कर सकते हैं। बाहर कहाँ कर सकते हैं, जैसे बाहर के कोई लिक्विड, अच्छा एक चीज हमेशा बोलते हैं ये जो पार्किंग होगी 2 चीज, एक तो शॉर्ट टर्म के लिए होगी एक, दूसरा इट विल बी इन लिक्विड एसेट्स, लिक्विड जो कभी भी हम उसको चाहे तो निकाल सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग दे रखा है कि बाहर के, जैसे बाहर के बहुत सारे सीओडी एक पड़ता है ना, कॉमर्शियल सर्टिफिकेट डिपॉजिट, इस तरह के लिक्विड है, या बाहर के कोई मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है जिसकी अच्छी खासी रेटिंग होनी चाहिए, मतलब एक रेटिंग एक सर्टेन मिनिमम क्रेडिट रेटिंग होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए, वहाँ आप पार कर सकते हैं। इंडिया में आप चाहें तो इंडिया ले आइए, इंडिया में आपके कोई रुपी फंड कोई अकाउंट खोल रखा है बैंक अकाउंट, वहाँ जमा करा लीजिए, अच्छा आपके बैंक अकाउंट में कुछ इंटरेस्ट मिलता रहता है, या आप एफडी करा लीजिए इंडिया में लाके, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना एफडी करा है तो हम सुना लोन अगेंस्ट एफडी लेते हैं, तो उस एफडी के ऊपर हम सिक्योरिटी नहीं क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये हमने फॉर द टाइम भी हमने पार किया है, सोच के दो आपने बाहर से पैसा इंडिया में लिया है और आपने उसकी पार्किंग कर दी इन द फॉर्म ऑफ एफडी, अब उस एफडी के ऊपर सिक्योरिटी क्रिएट कर लोन उठा लिया, तो जब तक हम लोन रीपे नहीं करें तो एफडी आप यूज नहीं कर सकते, और एफडी यूज नहीं कर सकते तो फिर पैसा इंडिया में लेके किससे आते हैं, इसलिए बोला वो अनइनकम्बर्ड होनी चाहिए, उसके ऊपर आपको इनकम्बरेंसेस क्रिएट नहीं कर सकते। इस तरह की चीजें आपको पहले भी आपने पढ़ी है सिमिलर का, दैट इज पार्किंग ऑफ ईसीबी प्रोसीड, मतलब पैसा आपने रेज कर लिया बट अभी डिफाइंड पर्पस के लिए यूज नहीं हो रहा, तो फॉर द टाइम इसको हम कहाँ पे पार्क कहाँ पे यूज कर सकते हैं। प्रोसीजर ऑफ रेजिंग द ईसीबी, देखिए 2 रूट्स हैं, एक ऑटोमेटिक रूट है और एक अप्रूवल रूट। अगर आपका केस ऑटोमेटिक रूट, मतलब जितने भी पैरामीटर्स लॉ में डिफाइंड है सबके अकॉर्डिंगली आप चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिक रूट में जाएंगे, आप उसके अकॉर्डिंगली सारा कुछ कर रहे हैं, तो उसमें सीधे सीधे बात है कि आप एप्लीकेशन इज अ मोड ऑफ इंटीमेशन, ऑटोमेटिक रूट को अप्रूवल चाहिए नहीं, shall be made to the
ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक, फेमा पढ़ते ना, ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक, उनको एप्लीकेशन लगाई, इंटीमेशन दीजिए। एंड किसमें इंटीमेशन? फॉर्म ईसीबी, फॉर्म का नाम ही क्या है? ईसीबी, इसमें आप इंटीमेशन दीजिए एंड देन यू कैन रेज द फंड्स फ्रॉम अब्रॉड इन द फॉर्म ईसीबी। लेकिन अगर अप्रूवल रूट में आपको जाना है तो पहले एप्लीकेशन आप आरबीआई को लगाएंगे। अगेन एप्लीकेशन का फॉर्म ईसीबी है, फॉर्म एक ही है लेकिन फॉर्म क्या बताए, फॉर्म में कंटेंट बहुत सारे होते हैं। इसमें वो वाला कंटेंट अप्रूवल वाला एप्लीकेबल नहीं होगा, यहाँ पे इंटीमेशन वाला एप्लीकेबल नहीं होगा, यहाँ हम अप्लाई कर रहे हैं अप्रूवल। एप्लीकेशन टू द आरबीआई इन फॉर्म ईसीबी, आरबीआई क्या करेगा? इट विल फॉरवर्ड द एप्लीकेशन टू द ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक, इसको फॉरवर्ड कर देगा। भाई आप सारे पैरामीटर के चेक किए, अपने रिकमेंडेशन दीजिए। कॉल तो आरबीआई ने लेनी कि अप्रूवल देनी है नहीं देनी, लेकिन एक्चुअली इससे पूरा चेक कराएगा कि अपने एंगल से आपने सजेशन दिए कि साहब इसमें अप्रूवल देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए तो किस कंडीशन पे, ऑन ऑल दैट। इसके अलावा एक चीज और दे रखी है कि अगर मान लिया अप्रूवल रूट में जो बोरोवर इसलिए आया कि जितना वो बोरिंग करना चाहता है, वो जो अमाउंट की लिमिट थी ना, अभी हमने पढ़ा 750 मिलियन यूएस डॉलर, उसके बियॉन्ड जाना चाहता है, तो उस केस में आरबीआई ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक से ये तो स्टैंडर्ड चेक करेगा। इसके लिए आरबीआई एक अथॉरिटीज और चेक कराएगा, दैट इज कॉल्ड एम्पावर्ड कमिटी ऑफ आरबीआई, एम्पावर्ड कमिटी ऑफ आरबीआई। और इन दोनों के सजेशन के हिसाब से आरबीआई डिसाइड करेगा अप्रूवल देना ही नहीं। मतलब इनकी सिंपल सी बात ये है, if any borrower proposes to borrow the money through ECB under the ECB route and उसका ऑटोमेटिक रूट में केस फॉल नहीं कर रहा, तो कहाँ आएगा? अप्रूवल रूट में। वो एप्लीकेशन किसको लगा? आरबीआई। किस फॉर्म में? फॉर्म ECB। आरबीआई इसको फॉरवर्ड करे, अपने सजेशन दो इसके ऊपर, डिसाइड तो आरबीआई नहीं करना है। और अगर मान लिया अप्रूवल रूट में आने का कारण लिमिट एक्सीड हो रही है कि 750 मिलियन, उससे भी ज्यादा बोरिंग करना चाहते हैं, फिर उस केस में आरबीआई इसको तो एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेगा, साथ में एम्पावर्ड कमेटी आरबीआई को फॉरवर्ड करेगा, और इनके सजेशंस के बेसिस पे दोनों के आरबीआई डिसाइड करेगा वेदर टू ग्रांट अप्रूवल और नॉट। दैट इज प्रोसीजर ऑफ रेजिंग द ईसीबी। दो रूट होगा, ऑटोमेटिक रूट एंड द अप्रूवल रूट। नेक्स्ट is conversion of ECB into equity. कन्वर्जन ऑफ ईसीबी इंटू इक्विटी, ये ऐसा सेम टॉपिक पहले भी था और ऑलमोस्ट सेम ही प्रोविजन है, बट फिर भी देखिए, मान एक इंडियन कंपनी, इसने ईसीबी ले रखा है। अब ईसीबी रीपे करने के बजाय उसके बदले में इक्विटी शेयर इशू कर दिया, दैट इज कन्वर्जन ऑफ ईसीबी इनटू इक्विटी। अच्छा, जब ईसीबी था बोरिंग थी, अब इक्विटी इश्यूज के बदले में तो एफडीए हो गया, बता रहा नॉट, तो क्या एफडीए पॉलिसी सारी फॉलो होगी? अब कर सकते हैं कि इंडियन कंपनी ईसीबी को रीपे करने के बजाय इक्विटी शेयर इशू कर सकती है, प्रोवाइडेड ये इंडियन कंपनी के अंदर एफडीआई अलाउड है। अगर ऑटोमेटिक रूट में अलाउड है, वेल एंड गुड। अप्रूवल रूट में तो इसके लिए अप्रूवल की एप्लीकेशन भी लगानी पड़ेगी। फिर एक कंसेप्ट सेक्टोरल कैप का भी होता है, हिसाब हो सकता है इस कंपनी में एफडीआई अलाउड है, बट एक लिमिट होती है कि इससे ज्यादा एफडीआई अलाउड नहीं है। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा सब जितनी इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं ईसीबी के बदले में, वो मिला के इस कंपनी के अंदर जो भी सेक्टोरल कैप लगता है उसको एक्सीड नहीं कर रहा। और जहां जहां अप्रूवल की रिक्वायरमेंट अप्रूवल भी लेनी पड़ेगी। तो वो सारी बात को ध्यान रखना पड़ेगा while doing the conversion of ECB into the equity। देखिए क्या लिखा हुआ, conversion of ECB including those which are matured but unpaid। एक तो होता है कि सब मेच्योर होने से पहले आपने कन्वर्ट कर दिया, एक तो मेच्योर हुई लेकिन पे नहीं किया, अब आप कन्वर्ट कर रहे हैं। into equity permitted subject to following condition, the activity of the borrower company that is limited is covered under the automatic route for foreign, पता था automatic और approval route where applicable। अगर अप्रूवल रूट में है तो उसके अंदर फिर आपको अप्रूवल वगैरह एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। द कन्वर्जन शुड बी विद द लेंडर्स कंसेंट। ऑब्वियसली बात, आप जबरदस्ती कन्वर्जन थोड़ी कर देंगे, जो लेंडर है जिससे आपने ईसीबी उससे कंसेंट लेंगे, एंड विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट विल नॉट रिजल्ट इन द ब्रीच ऑफ एप्लीकेबल सेक्टरल कैप। बताना ये सब एक्चुअली जो आप कन्वर्ट करेंगे तो उससे आपकी कंपनी के अंदर एफडीआई का अमाउंट बढ़ जाएगा, तो जो सेक्टरल कैप वो एक्सीड नहीं होना चाहिए। एप्लीकेबल प्राइसिंग गाइडलाइंस फॉर शेयर्स आर कंप्लाइंट विद। एक चीज है, जब कन्वर्जन करोगे तो जितना ईसीबी, मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं 500 मिलियन यूएस डॉलर था, ये ईसीबी का अमाउंट था, इसके बदले में ये मान लीजिए ईसीबी का अमाउंट है,
इसके बदले में कितने शेयर इशू कन्वर्ट मतलब इशू होंगे, तो उसके लिए मुझे एक शेयर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, एंड वी डिवाइड द वैल्यू ऑफ वन शेयर बाय द दिस अमाउंट, तो हमें नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा। एक सिंपल सी बात है, मैं 100 रुपए की बोरिंग के बदले में शेयर, एग्जाम 100 रुपए की बोरिंग के बदले में शेयर दे रहा हूँ, तो अगर एक शेयर 20 रुपए का तो कितने शेयर देंगे, तो 100 डिवाइडेड बाई 20 कितना, 5 शेयर। तो उसके लिए एक शेयर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वैल्यू ऑफ वन शेयर। अगर वैल्यू नहीं पता तो उसके लिए प्राइसिंग गाइडलाइंस है कि साहब कैसे हम शेयर्स की वैल्यू निकालते हैं ऑलरेडी इन दिस कॉन्टेक्स्ट, वो प्राइसिंग गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हम शेयर की प्राइस निकालेंगे, उसके हिसाब से निकल जाएगा ईसीबी के बदले में कितने शेयर इशू होंगे। लेकिन रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स अंडर ईसीबी फ्रेमवर्क, अभी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट पढ़ाऊंगा अभी आपको कि जब ईसीबी इक्विटी में कन्वर्ट होता है कुछ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स भी है उसकी, इसकी इंफॉर्मेशन जाती है, किस फॉर्म में जाती है, सब मैं बताऊंगा अभी अगला टॉपिक यही है इसी के अंदर। तो ये बोला इफ द बोरोवर कंसर्न अवेल्ड, ये कुछ जनरल प्रोसीजर चीजें हैं। अच्छा, अगर मान लिया आपने इंडियन बैंक से या कुछ से बोरिंग कर रखी है, अब आप डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करें, तो क्या इस बात की जानकारी आप सारे लेंडर्स को देंगे जिस जिसके साथ आपका रिलेशन है, ये ऑब्वियस सी बात है, उन सबको भी। और अगर मान लिया इससे फिलहाल अगर किसी उसी बोरोवर के जो अदर लेंडर्स हैं उनको भी इंफॉर्मेशन देंगे कि साहब हमने ऐसे से किया, क्योंकि अल्टीमेटली एक बात जाती है सभी लेंडर के दिमाग में, इस बोरोवर ने जिसको हमने भी लेंड किया हुआ है अभी एक पर्टिकुलर लेंडर के पैसे वापस करने के बजाय बदले में इक्विटी शेयर दिए, तो क्या इसका इंपैक्ट उनके रिलेशनशिप पे पड़ेगा, फ्यूचर में उनको दोबारा नहीं देना चाहेंगे, देना चाहेंगे, व्हाटएवर, बोला उनको भी जानकारी देनी जरूरी है। तो दीज आर द कंडीशन सब्जेक्ट टू विच एंड ईसीबी कैन बी कन्वर्टेड इनटू द इक्विटी। नेक्स्ट इज रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स के अंदर देखिए बोरिंग्स अंडर ईसीबी फ्रेमवर्क सब्जेक्ट टू फॉलोइंग रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, क्या क्या देखिए आपको। फर्स्ट, लोन रजिस्ट्रेशन नंबर। सबसे पहले कोई भी ईसीबी लेने से पहले, बिफोर बोरोइंग द मनी इन ईसीबी, हर बोरोवर को एक नंबर लेना है, दैट इज लोन रजिस्ट्रेशन नंबर, ये आरबीआई देता है। उसके लिए एप्लीकेशन जो लगेगी आपको, बोरोवर से रिक्वायर्ड सबमिट ड्यूली सर्टिफाइड फॉर्म ईसीबी, इसमें आपको अप्लाई करना पड़ेगा, लोन रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपके सारे ट्रांजेक्शन में लोन रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, तो उससे आइडेंटिफाई होगा साहब हु इज द बोरोवर, हु इज द बोरोवर। नाम से आइडेंटिफाई, नेम्स आर नॉट यूनिक बट नंबर इज यूनिक। नंबर 2, चेंजेज इन टर्म्स एंड कंडीशन ईसीबी। मान लिया आपने कोई ईसीबी ले ली, अब जिस टर्म्स एंड कंडीशन में ली उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं, लेकिन चेंजेस करने के बाद भी पैरामीटर जितने लॉ में प्रिस्क्राइब्ड पॉलिसी के अंदर उसके अंदर ही परमिटेड चेंजेस ईसीबी पैरामीटर शुड रिपोर्टेड, उसकी भी जानकारी देंगे to Department of Statistics and Information Management, that is DSIM, by submitting revised form ECB। मतलब पहले आपने फॉर्म ECB दिया था, अब आप रिवाइज दोबारा से फॉर्म ECB देंगे, रिवाइज फॉर्म ECB। At the earliest, any case not later than 7 days from the change, मतलब जिस दिन आपने चेंजेस इफेक्ट किए थे उसके 7 दिन के अंदर मैक्सिमम रिवाइज ECB आप देंगे टू द DSIM, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, इसकी हमने क्या चेंजेस किए इसकी अगर आप चेंजेस करते हैं इन द टर्म्स एंड कंडीशन सब्जेक्ट टू विच द ईसीबी हैज बीन टेकन, अगर नहीं करते फिर इसकी जरूरत नहीं है। नंबर 3, रिपोर्टिंग ऑफ एक्चुअल ट्रांजेक्शन। ये तो आपने, मैं सब ईसीबी करने जा रहा हूं, एलआरएन लिया, किस टर्म्स एंड कंडीशन उसमें कुछ चेंजेस, रिवाइज ईसीबी फाइल किया, अब आप एक्चुअली जब ईसीबी पैसा बाहर से आना शुरू हो जाएगा, तो जिस मंथ में जितना भी पैसा आएगा उसकी रिपोर्टिंग में आपको करनी है इनफॉर्म ECB2। ये कितने दिन में करनी है, विद इन 7 मंथ फ्रॉम द क्लोज ऑफ 7 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ द मंथ टू विच रिलेट्स। मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आपका हो गया ये रिवाइज वाली जरूरत पड़ भी सकती नहीं भी। अब देखिए आपने बोरिंग आने शुरू हो गई, जनवरी महीने में जितना भी आपका ECB के फॉर्म में पैसा आया तो मैक्सिमम 7 फरवरी तक उसकी रिपोर्टिंग ECB2 में चली जानी चाहिए। फरवरी महीने में जितना पैसा ECB, जरूरत नहीं कि सारा पैसा ECB एक बार में आ जाए, ट्रेंचेज में भी आ सकता है, पार्ट्स में आ सकता है। फरवरी में जितना है उसकी रिपोर्टिंग 7 मार्च तक चली जानी चाहिए, मतलब जिस महीने में उसके अगले महीने के 7 तारीख तक। क्या लिखा हुआ, रिपोर्टिंग ऑफ एक्चुअल ट्रांजेक्शन, जो एक्चुअल ट्रांजेक्शन है। द बोरोवर्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एक्चुअल ECB ट्रांजेक्शन थ्रू ECB2 रिटर्न थ्रू द ऑथराइज ECB2 रिटर्न थ्रू द ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक ऑन अ मंथली बेसिस सो एज टू रीच DSIM। कहाँ अल्टीमेटली आप बेसिकली इनके थ्रू जो ऑथराइज उनके थ्रू रिपोर्टिंग करेंगे, जो अल्टीमेटली जाएगा DSIM के बाद।
विद इन 7, क्योंकि पैसा जब इंडिया में आएगा तो वो भी तो ऑथराइज डीलर के थ्रू आएगा, तो ऑथराइज डीलर के थ्रू इंटीमेशन आप जब भी आएगा तो आप एक फॉर्म सबमिट कीजिए टू द ऑथराइज डीलर टू बी फॉरवर्डेड टू DSIM ऑन अ मंथली सो एज टू रीच द DSIM विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ द मंथ टू विच रिलीज। जिस महीने से रिलेटेड वो ट्रांजेक्शन उस महीने के खत्म होने के 7 दिन के अंदर। चेंजेज इफ एनी इन द ECB पैरामीटर शुड ऑल्सो बी इनकॉर्पोरेटेड, मतलब अगर आपने कुछ चेंजेस भी किए हैं तो भी ECB2 फॉर्म के अंदर आपको मेंशन कर दीजिए। एक तो एक्चुअल आपने जो पैसा लिया और साथ में कुछ चेंजेस किए तो भी। रिपोर्टिंग ऑन अकाउंट ऑफ कन्वर्जन ऑफ ECB इनटू इक्विटी, अभी जस्ट इससे पहले हमने टॉपिक बताया कन्वर्जन ऑफ ECB इनटू इक्विटी। तो अगर हम कोई ECB को इक्विटी में कन्वर्ट करते हैं, इफ यू कन्वर्ट द ECB इनटू इक्विटी, तो उस केस में आपको बताता रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट वही आ गया। ऊपर आया था एक पॉइंट आपको ऊपर कन्वर्जन ECB इनटू इक्विटी जो टॉपिक था, इसके अंदर जो पॉइंट नंबर 4 था रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट अंडर ECB फ्रेमवर्क कंप्लाई, वो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट यही आगे देखिए क्या। अच्छा ऐसा हो सकता है कि जितनी ECB ली थी कन्वर्जन ECB इनटू इक्विटी, कैसा जितनी ECB ली थी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, हो सकता है पार्टली कन्वर्ट हो, पूरा नहीं, कुछ हिस्सा हमने कन्वर्ट कर कुछ आपने रीपेमेंट कर दिया, और उसका फुल्ली कन्वर्ट हो जाए। सुनो दोनों, तो पार्टली कन्वर्जन इनटू इक्विटी और फुल कन्वर्जन इनटू इक्विटी, तो अलग अलग रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट देखिए। Reporting on account of conversion ECB into equity. In case of partial or full conversion ECB into equity, the reporting of the RBI will be agenda. So reporting to the RBA, sorry. किसको रिपोर्ट RBI को? पहला for partial conversion, this one. The converted portion is to reported to the concerned office of the foreign exchange department RBI, मतलब बेसिक RBI को इंटीमेशन जाएगी। RBI के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट है। Inform FCGPR and reporting for the prescribed reporting FDA flows. While monthly reporting to DCM inform ECB2, देखिए क्या मतलब है। जो अच्छा जगह पार्टली आपने कन्वर्ट किया तो जो इक्विटी हो गया और जो आपका डेट, इसकी तो इंफॉर्मेशन आप ECB2 वही मंथली बेसिस पे DSIM को विद इन 7 डेज फ्रॉम द, और जो इक्विटी है इसकी इंटीमेशन जाएगी RBI को इन्फॉर्म FCGPR, RBI में फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट को। अच्छा जब फुल, और इसमें मेंशन होगा, जब आप मेंशन करेंगे इसके अंदर लिख देंगे पार्टली कन्वर्ट, मतलब पता लग जाएगा सब कुछ पोर्शन कन्वर्ट हो गया, कुछ पोर्शन आपको देखिए मैं पूरा पढ़ देता हूँ। पार्शियल कन्वर्जन, द कन्वर्टेड पोर्शन इज टू बी रिपोर्टेड टू द कंसर्न्ड रीजनल ऑफिस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट RBI, वही मतलब RBI के डिपार्टमेंट को, इन्फॉर्म विच FCGPR, दिस वन प्रिस्क्राइब फॉर रिपोर्टिंग, मतलब वो फॉर्म प्रिस्क्राइब फॉर FDA फ्लोज। वाइल मंथली रिपोर्टिंग, मतलब ये FDI होगा ना, इक्विटी में कन्वर्ट किया तो FDI के लिए। While monthly reporting to DSIM in ECB2, return will also be with suitable remarks. ECB partially, मतलब आज ECB2 फाइल करेंगे उसके ऊपर रिमार्क्स डाल देंगे एप्लीकेशन के ऊपर, पार्शली कन्वर्टेड इक्विटी, इससे पता लग जाए कि भाई अमाउंट ऑफ बोरिंग कम कैसे हो गया। ठीक है, कुछ पोर्शन कन्वर्ट हो गया ना आपको, ठीक है। फॉर फुल कन्वर्जन, पूरा का पूरा कन्वर्जन हो गया तो देखा जाए उस केस में तो देखा जाए डेट रहा ही नहीं, तो खाली एक ही इंटीमेशन जाएगी इस फॉर्म FCGPR। देखिए, लेकिन एक बार आप ECB2 फाइल करेंगे एक बार, जिसमें आप बता देंगे सब पूरा का पूरा डेट किस में कन्वर्ट हो, इक्विटी में, लेकिन फिर बार बार आपको ECB2 फाइल करने की जरूरत नहीं, क्यों, अब तो डेट रहा ही नहीं। लेकिन जब पार्शियल कन्वर्जन होगा क्या बार बार ECB2 फाइल करना पड़ेगा हर मंथ के खत्म होने के 7 दिन के अंदर। ठीक है, लिखा फॉर फुल कन्वर्जन द एंटायर पोर्शन इज टू बी रिपोर्टेड इन फॉर्म FCGPR, पूरा पूरा इक्विटी में कन्वर्ट हो गया, और इक्विटी की इन्फॉर्मेशन जो FDI होता है उसकी इन्फॉर्मेशन FCGPR में जाती है। while रिपोर्टिंग टू DSM इन ECB2, return should be made with remarks ECB fully convert to equity. Subsequent filing of ECB2 return is not required. Obviously क्योंकि अब तो डेट रहा ही नहीं, पूरा इक्विटी बन गया। For conversion of ECB into equity in phases, मतलब मान लिया इक्विटी को कन्वर्ट कर रहे हैं, सॉरी ECB को इक्विटी में, लेकिन एक बार में पूरा फेज में, कुछ अभी किया कुछ आगे, तो जैसे कन्वर्ट करें वैसे वैसे रिक्वायरमेंट्स फॉलो। द रिपोर्टिंग थ्रू द FCGPR एंड फॉर्म ECB2 विल ऑल्सो बी इन फेजेस, मतलब ये सिंपल सी बात है, इक्विटी से रिलेटेड रिपोर्टिंग जाती है FCGPR, ये FD पता था इक्विटी में कन्वर्ट, इसको FDI बोलते हैं, इसकी रिपोर्टिंग FCGPR पे, और डेट से रिलेटेड जो है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग की रिपोर्टिंग होती है ECB2 में, तो उसके अकॉर्डिंगली सारी रिक्वायरमेंट दे रखी है, वेरी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। नाउ लास्ट में ना कुछ स्पेशल केसेस दे रखे हैं। स्पेशल केसेस ऑफ borrowers of ECB।
स्पेशल केसेस ऑफ बोरोवर्स ऑफ ईसीबी। देखिए इसमें कुछ अलग, जैसे पहला केस रखा है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। इंडिया में हम जानते हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, बीपीसीएल, ओएनजीसी, मतलब ये सब, सॉरी बीपीसीएल से बहुत सारी हैं। ये जब ईसीबी लेते हैं तो इनकी पॉलिसी डिफरेंट चलेगी, तो उसके बारे में दे रखा है। दूसरा स्टार्टअप के बारे में दे रखा है कि अगर कोई स्टार्टअप है वो ईसीबी, तो उसके पूरे नॉर्म्स, मतलब चीजें वही है, मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी क्या होगी, अपर लिमिट कितना ले सकते हैं, मतलब और क्या पैरामीटर, वो सारी चीजें सब कुछ, मतलब लेकिन डिफरेंट तरीके दे रखी है, इसलिए अलग से टॉपिक बन गया। जैसे दे रखा अगर कोई बोरोवर है उसके अगेंस्ट कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो वो कैसे करेंगे। ऐसे दे रखा अगर किसी की रीस्ट्रक्चरिंग चल रही है, आजकल इंसॉल्वेंसी कोड के अंदर मान लीजिए रेफर हो रहा केस, वो ईसीबी के थ्रू फंड रेज कराते हैं, वो कैसे करें, तो उनके नॉर्म्स अलग से दे रखे हैं, तो ये पढ़ लीजिएगा। ये वैसे इतना रेलिवेंट नहीं है बट फिर भी मैंने डाल दिया है कि साहब इसमें मतलब अलग इनके लिए पॉलिसी थोड़ी सी मॉडिफाई हो जाएगी। मतलब जो जनरल पॉलिसी तो पूरी हमने पढ़ ली, बट इन केसेस के लिए स्पेशल केसेस हैं, इनके लिए पॉलिसी में कुछ कुछ चेंजेस आ जाएंगे। और वो क्या चेंज है तो वो यहाँ पे अलग से डिस्कस किया हुआ है कि हाउ द ईसीबी पॉलिसी विल बी एप्लीकेबल इफ द बोरोवर इज ऑयल मार्केट करनी, तो उसका अलग होगा, स्टार्टअप का अलग होगा, ऐसे करके 4 केस दे रखे, तो आप पढ़ लीजिएगा। नॉट सो रेलिवेंट मुझे लगता है, बट फिर भी एक मैंने ब्रॉड आइडिया दे दिया। और चीजें वही है बट उसमें कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन है, कुछ चीज हट गई, कुछ चेंज हो गई, कुछ जनरल प्रोविजन उससे डिफरेंट हो गया, समथिंग लाइक दैट। तो इसके साथ में ये पूरा एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया, दैट इज द एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। ये पूरा एक इंटायर टॉपिक है इन द, एंड इसकी रेलेवेंस मैंने बताई थी ईबीसीएल पेपर में, वहाँ पे चैप्टर नंबर 5 पूरा नया तरीके से पढ़ना है। एंड कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी लॉ ओल्ड सिलेबस के चैप्टर नंबर 15 में हाफ ऑफ द चैप्टर, और एक अपने कॉर्पोरेट फंड, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का जो पेपर है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का पेपर है, वहाँ पर भी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के पेपर में आपको कुछ इसका इफेक्ट है इन द टॉपिक फंडिंग ऑफ मर्जर्स एंड टेक ओवर। न्यू सिलेबस के भी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एज वेल एज ओल्ड सिलेबस, दोनों जगह इसका इफेक्ट है। इज द क्लियर? इनफैक्ट फाइनल का एक पेपर है कॉर्पोरेट फंडिंग, प्रोफेशनल न्यू सिलेबस का कॉर्पोरेट फंडिंग का भी पेपर है, उस पेपर में भी एक चैप्टर है, चैप्टर 9 ऑफ कॉर्पोरेट फंडिंग। प्रोफेशनल प्रोग्राम न्यू सिलेबस 3rd मॉड्यूल का पेपर है, वहां भी चैप्टर 9 में चीजें कवर्ड है, ईसीबी वगैरह। तो ऑब्वियसली नाउ द ईसीबी वो न्यू पॉलिसी के हिसाब से वहां पे होगी, नॉट अकॉर्डिंग टू द ओल्ड पॉलिसी। ऑब्वियसली कोई पॉलिसी पूरी नहीं आ गई। तो इसके हिसाब का एक एस्पेक्ट मैंने एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग बता दिया, पूरा एक टॉपिक पूरा डिस्कस कर दिया। नाउ मैं ईबीसीएल पेपर के अंदर एक अमेंडमेंट में और डिस्कस करने जा रहा हूं। That amendment is in the chapter number 21, Negotiable Instruments Act. और ये वाला जो अमेंडमेंट मैं बताने जा रहा हूं चैप्टर 20, ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में, ये सिर्फ ईबीसीएल के, ओनली फॉर ईबीसीएल। ये जो अमेंडमेंट है ओनली फॉर दिस, ओनली फॉर ईबीसीएल, मतलब और किसी सीएस के किसी पेपर में से कोई यूज नहीं है। वहां अमेंडमेंट कुछ नहीं, कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड हो गई हैं। अमेंडमेंट कुछ नहीं, जो आपके बुक में दे रखा है, लेक्चर में सब कुछ सेम है, ओनली कुछ एक्स्ट्रा चीज ऐड हो गई। वो क्या? एक उसके अंदर लास्ट में पेज नंबर, मैं पेज नंबर ही बताता हूँ, 329, क्योंकि इसी पेपर के लिए वहां एक टॉपिक है डिसऑनर ऑफ चेक। ये टॉपिक डिसऑनर ऑफ चेक, उसी के अंदर 2 नए, ये मेन टॉपिक है, डिसऑनर ऑफ चेक इज द मेन टॉपिक। इसके अंदर 2 नए सब टॉपिक, न्यू सब टॉपिक्स ऐड हो गए। मतलब ये मेन टॉपिक हो गया पेज नंबर 329 पे, 2 न्यू सब टॉपिक्स ऐड हो गए। वो क्या, किसके अंदर ऐड हो गए? इन द टॉपिक, मेन टॉपिक डिसऑनर चेक, अंडर विच चैप्टर?
चैप्टर नंबर 21 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 एंड इसमें मैं पेज नंबर बताऊं, पेज नंबर 329 पे चैप्टर डिसऑनर ऑफ चेक, ठीक है। और ये जो है सिर्फ ईबीसीएल के पेपर में ये अमेंडमेंट में बताया उसका इफेक्ट आएगा। वो दो कौन से छोटे टॉपिक सब टॉपिक ऐड हो गए, व्हाट आर द टू न्यू, देखिए पहला आपका पावर टू डायरेक्ट इंटरीम कंपनसेशन। पावर टू डायरेक्ट इंटरीम कंपनसेशन सेक्शन 143 है, देख रहे हैं अमेंडमेंट से सेक्शन ऐड हुआ, नया सेक्शन ऐड हुआ। ये क्या बोलता है देखिए आपको, जैसे मान लिया ए ने बी को कोई पेमेंट की चेक से, ए इज द ड्रॉअर, जैसे बी इज द ड्रॉइंग, जैसे चेक डिसऑनर हो गया, टॉपिक बता ना डिसऑनर ऑफ चेक के अंदर ही सब टॉपिक हैं। और एज ए रिजल्ट बी ने क्या किया, कंप्लेंट फाइल कर दी अगेंस्ट ए इज अ कंप्लेनेंट, सॉरी बी इज अ कंप्लेनेंट और ए क्या एक्यूज, जिस पर आरोप लगा हुआ है कि साहब आपने चेक इश्यू किया था, पेमेंट नहीं हुई, चेक बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया समझिए। तो बी इज द कंप्लेनेंट, ए इज द एक्यूज, इज दैट ओके? नाउ ड्रॉ इज द एक्यूज, वही मतलब जब कोर्ट में केस चल रहा होगा तो अभी डिसाइड होना बाकी है। जैसे मान लीजिए ए ये प्लीड करता है कि साहब आई एम नॉट गिल्टी, ही इज प्लीडिंग साहब मैं गिल्टी नहीं हूं, केस चल रहा है अभी डिसाइड होना बाकी कि वेदर ए इज गिल्टी और नॉट। तो सेक्शन 143 ये बोलता है कोर्ट चाहे तो ड्रॉवर को ऑर्डर कर सकता है कि आप फिलहाल कुछ अमाउंट आप ड्रॉई को पे कर दीजिए, मतलब दैट डिपेंड्स अपॉन द आउटकम ऑफ द केस क्या होता है, लेकिन एक बार आप फिलहाल कोर्ट को ये पावर है कि आप ऐसा ऑर्डर पास कर सकते हैं अगेंस्ट द ड्रॉवर कि आप ड्रॉई को पे कीजिए। एंड देखिए ना पावर टू डायरेक्ट, कोर्ट की पावर है वो किसको डायरेक्ट कर सकता है, ड्रॉवर को टू पे द इंटरीम कंपनसेशन। मान ली कोर्ट ने एक ऑर्डर किया कि आप बी को इंटरीम कंपनसेशन पे करो, दैट कैन बी मैक्सिमम 20% ऑफ द अमाउंट ऑफ चेक। मान ली चेक 1 लाख रुपए का था तो 20% का 20,000 रुपए, मतलब कोर्ट ये बोल सकता है ड्रॉवर को कि फिलहाल आप 20,000 15,000 मतलब मैक्सिमम है, इससे ज्यादा तो अलाउड नहीं है, नॉट एक्सीडिंग 20% ऑफ द अमाउंट ऑफ चेक, लेकिन 20% भी हो सकता है कम भी, लेकिन 20 से ज्यादा नहीं। कोर्ट ने मान ली एक ऑर्डर दिया, इसी एग्जाम्पल मान ली कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया कि आप 18,000 रुपए बी को पे कर दिए फिलहाल एंड दैट इज इंटरीम कंपनसेशन, ठीक है। एंड अगर कोर्ट ने अगर 1 लाख रुपए चेक का अमाउंट था, लेसे में लिखा 1 लाख रुपए, मैक्सिमम लॉ में लिमिट कितनी 20% अमाउंट ऑफ चेक, तो कोर्ट इससे ज्यादा ऑर्डर नहीं कर सकता। तो मान ली कोर्ट ने ए को बोला कि आप बी को फिलहाल जैसे मान ली 15,000 रुपए पे कर दीजिए और बाकी डिपेंड करता आउटकम ऑफ द केस। नाउ ए विल हैव टू पे एज पर द कोर्ट ऑर्डर टू बी विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। जिस दिन कोर्ट ने इसके अगेंस्ट ऑर्डर पाया उसको 60 दिन के अंदर ये आपको दूसरे बंदे को पे कर देगा एज पर द कोर्ट ऑर्डर, ड्रॉवर विल पे टू द ड्रॉई। लेकिन अभी बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, ये पावर टू कोर्ट की पावर है सेक्शन 143 टू डायरेक्ट द इंटरीम फॉर द टाइम यू कंपनसेट कर दीजिए। अच्छा मान लीजिए फाइनली ड्रॉवर केस जीत जाता है, ये प्रूव हो जाता है कि सर ड्रॉवर की गलती नहीं थी, इट वॉज अ रॉन्ग एलिगेशन मेड बाय द ड्रॉई अगेंस्ट द ड्रॉवर। तो देखा जाए क्या एक ने ऑलरेडी जो 15,000 रुपए इसमें पे कर दिया है क्या उसे वापस मिलना चाहिए? यस। तो अगर मान लीजिए ड्रॉवर एक्विट हो जाता है, एक्विट का मतलब क्या है, उसको छोड़ देते हैं, एक्विटेड, ही इज नॉट फाउंड गिल्टी, इसका था जो 15,000 इसने पे वो भी वापस होना चाहिए। इन दैट केस कोर्ट विल आस्क द ड्रॉई कि जो पैसा आपको एंट्री में वो आप वापस कीजिए विथ इंटरेस्ट, मतलब वो तो आप पे करें प्लस इंटरेस्ट भी पे करेंगे। इंटरेस्ट का रेट पे दे रखा है कि साहब जो भी प्रिस्क्राइब्ड बैंक रेट होगा उसके हिसाब से पे करना है। और अगर कोर्ट ऐसा ऑर्डर करता है अगेंस्ट द ड्रॉई, देन ड्रॉई विल हैव टू पे विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ द कोर्ट ऑर्डर। कितने दिन में? विद इन 60 days, वो वापस करना है विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ द कोर्ट ऑर्डर। लॉजिकल बात है। अब ये तो वो एक सिचुएशन है अगर ड्रॉवर एक्विट हो जाता है, अगर वो छूट जाता है, लेकिन अगर ड्रॉवर गिल्टी पाया जाता है कि साहब ऑफेंडर पाया जाता है, कन्विक्ट हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा कि नाउ ड्रॉवर को जितना भी पेमेंट करना है टू द ड्रॉई एज पर द कोर्ट ऑर्डर, क्या उसमें से ये अमाउंट लेस हो जाएगा? ये तो उसने ऑलरेडी पे कर, रिड्यूस हो जाएगा। मान ले ए को कोर्ट ऑर्डर करता है
1 लाख का चेक था, 1 लाख तो आपको पे करना ही है, लेकिन आपका चेक डिसऑनर हो गया था, उसके लिए 40,000 रुपये की पेनल्टी और लगेगी, मतलब टोटल 1,40,000 देना आपने बी को। ए हैज बीन फाउंड गिल्टी। तो उस केस में अगर 15,000 वो ऑलरेडी दे चुका है इस एग्जाम्पल में, तो क्या होगा, 1,40,000 माइनस 15,000, 1,25,000 वो बी को पे करेगा। मतलब गिल्टी पाएगा तो जितना आपने दे दिया है और जितना टोटल आपको पे करना है एज पर द कोड और उसमें लेस कर लीजिए, और गिल्टी नहीं बाय एक्विट हो गया तो क्या वो पैसा आपका रिफंड हो जाएगा विथ इंटरेस्ट। ये आपका एक टॉपिक छोटा था, पावर टू डायरेक्ट द इंटरिम कंपनसेशन सेक्शन 143A। एक ये नया सब टॉपिक ऐड हुआ है इन द टॉपिक डिसऑनर ऑफ चेक इन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। एक और आपका सब टॉपिक इसी सेम टॉपिक में ऐड हुआ, देखिए क्या है, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग है। देखिए पावर ऑफ appellate court to order payment pending appeal against conviction। सेक्शन 148 नया सेक्शन ऐड हुआ, लास्ट में ऐड हुआ से नंबरिंग ABC मतलब एक्ट के एकदम लास्ट में ऐड हुआ है। 147 तक सेक्शन रहे, मतलब अगला सेक्शन ऐड हुआ 148। पावर द एपेलेट कोर्ट टू ऑर्डर पेमेंट पेंडिंग अपील अगेंस्ट द कन्विक्शन। देख क्या मतलब, लेट्स से A is a draw the check, B is a drawing। चेक गेट डिसऑनर्ड, तो बी ने ए के अगेंस्ट मान लिया कंप्लेंट फाइल करी, ए बी इज अ कंप्लेनेंट, ए इज एक्यूज्ड। अभी सेक्शन 143 में हमने पढ़ा था कि ए में बी ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट टू पे द इंटरिम कंपल्सरी बी। मान लिया ए ने बी को इंटरिम का पे कर दिया एज पर द कोर्ट ऑर्डर, जो सेक्शन 143 अभी हमने पढ़ा था। बाद में ए इज फाउंड गिल्टी, अभी पढ़ा था गिल्टी अगर पाएगा तो क्या होगा, एज पर कोर्ट ऑर्डर आपने जितना पे करना टू बी ड्रॉई, उसमें से ये लेस कर दी जो आपने एज ए इंटरिम का पे कर दिया। लेकिन मान लिया ए इज नॉट एग्रीइंग विद द कोर्ट डिसीजन, ही वांट्स टू मेक एन अपील अगेंस्ट द कन्विक्शन, मतलब उसको जो कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया, सजा सुना दी, फाइन लगा दिया, उसके अगेंस्ट वो अपील करना चाहता है इन द हायर कोर्ट। देखिए लिखा है, तो कैसे जो हायर कोर्ट में आपने अपील किया वो एपेलेट कोर्ट है, जिसको आप अपील कर रहे हैं दैट कोर्ट इज कॉल्ड एपेलेट कोर्ट, जो भी अपील इसको एंटरटेन कर रहा है। पावर द एपेलेट कोर्ट, जो भी एपेलेट कोर्ट है, टू ऑर्डर पेमेंट पेंडिंग अपील है, मतलब अभी आपका कन्विक्शन के अगेंस्ट आपने अपील की है, मतलब आपको जो लोअर कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया था उसके अगेंस्ट अपील की, अभी वो अपील डिसाइड होनी बाकी है कि आप गलत थे या नहीं थे, या आपके जो खिलाफ फैसला है वो सही था या नहीं था, लेकिन फिर भी एपेलेट कोर्ट आपको ऑर्डर करता है फॉर पेमेंट। देखिए क्या चीज रखी है, ये बोल रहा है जो एपेलेट कोर्ट है जहां आपने अपील की है, वो एपेलेट कोर्ट इस ए को जिसने अपील की उसको ऑर्डर कर सकता है कि जितना अमाउंट आपको पे करना है एज पर द कोर्ट डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट जिसके अगेंस्ट अपील कर रहे हैं आप, उसका मिनिमम 20% या मैक्सिमम नहीं किया, मिनिमम 20% आप हमारे पास जमा करा दीजिए पहले। इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं दिस ए कंडीशन, कई बार ये लोग कंडीशन लगाते हैं कि साहब इतना पैसा पहले आप जमा कीजिए व्हेन मेकिंग अपील। ऐसा नहीं कि पैसा चला गया, प्रोविजन है कि साहब ये बोल सकते हैं कि साहब जितना अमाउंट आपको पे करना था एज पर द डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट, उसका कम से कम 20%, कितना होगा 20% तो मिनिमम है, ज्यादा भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो भी आपको एपेलेट कोर्ट आपको डिसाइड करेगा वो आप जमा करा दिए विद एपेलेट कोर्ट, ठीक है। अगर एपेलेट कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया, एपेलेट कोर्ट को ये जमा कराएगा विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ द कोर्ट ऑर्डर, ऑर्डर के 60 दिन जमा हो जाएगा। अब जो केस चल रहा है, अब ये एपेलेट कोर्ट का पैसा है, एपेलेट कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि साहब पैसा हमारे से रिलीज होकर ड्रॉई को मिल जाए, किसको मिल जाए, ड्रॉई को, ठीक है। फिर वही सिमिलर सिचुएशन है, फाइनली ए अगर गिल्टी ही पाया जाता है तब तो पैसा बी को मिला हुआ है और टोटल जितना ए ने बी को पे करना है उसमें से ये लेस हो जाएगा ऑलरेडी।
अच्छा, जो इंटरिम कंपनसेशन पहले से जो पे करा था वो अलग चल रहा है, ये अलग चीज है, ध्यान रखना, वो तो अलग चल रहा है। और अगर ए गिल्टी नहीं पाया गया तो क्या होगा, जो पैसा बी को रिलीज हुआ था बाय द कोर्ट ऑर्डर, क्या बी ए को वापस करेगा, और खाली पैसा वापस करेगा या विद इंटरेस्ट एंड विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द कोर्ट ऑर्डर। मतलब बेसिकली दोनों चीजें, जो दोनों सब टॉपिक है, दोनों मोरलेस सेम बात बोल रहे हैं। फर्क खाली क्या, वो इनिशियल स्टेज पे है। जब पहले केस बी ने ए के अगेंस्ट किया और केस चल रहा है, अब बीच में ही आपको कोर्ट चाहे तो इंटरिम ऑर्डर पास कर देता है। इसमें कि सब ऑलरेडी केस ड्रॉ हार गया, वो अपील कर रहा है, तो अपील डिसाइड होती रहेगी। फिलहाल कोर्ट उसको ऑर्डर कर सकता है कि एज पर द डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट आप उसका कम से कम 20%, ज्यादा भी हो सकता है, एज पर द कोर्ट ऑर्डर हमारे पास जमा कराइए। वो कोर्ट अपने पास रख सकता है, चाहे तो उसका बेनिफिट आपको ड्रॉई को दे सकता है। लेकिन अगर बाद में फाइनली अगर ड्रॉअर केस जीत जाता है तो पैसा रिफंड करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द कोर्ट ऑर्डर। ये आपका बेसिकली आइडिया है इनके पीछे। ये है कई बार क्या होता है, लोग क्या करते हैं, केस डाल दिया, केस चलते रहते हैं, अब बंदे को कुछ भी नहीं हुआ, अल्टीमेटली जो सफरर है जिसके अगेंस्ट गलत हुआ उसे कुछ मिल ही नहीं रहा। तो इसलिए लॉ ने प्रोविजन डाले कि सब इंटरिम कंपनसेशन, अपील डिसाइड होती रहेगी, लेकिन फिलहाल आपको एक सर्टेन अमाउंट पे करना है। तो उससे क्या, उसको जो सफरर अगर एक्चुअली सफरर है उसको कुछ कहते हैं फॉर द टाइम भी को रिलीफ मिल जाएगा, दैट्स आइडिया। लेकिन फाइनली अगर एक्यूज्ड है, अगर वो गिल्टी नहीं पाएगा तो आपको वापस भी करना पड़ेगा। तो आप गलत केस डाल रहे हैं, सोच के ए अगर फाइनली एक्विट हो जाता है, फाइनली गिल्टी नहीं पाया, इसका मतलब बी ने गलत किया था, बी ने उठपटांग केस डाल दिया था ए के अगेंस्ट, ये भी तो गलत है, ठीक है। तो उस केस में लॉ बोलता है जो पैसा आपको मिला है एज ए इंटरिम कंपनसेशन अदरवाइज वो वापस कीजिए विद इंटरेस्ट विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द कोर्ट। तो एक बैलेंसिंग की है कि अगर आप गलत हैं तो आप भी नहीं छोड़े जाएंगे, लेकिन अगर आपके साथ गलत हुआ तो यू शुड गेट सम काइंड ऑफ रिलीफ। यू शुड केस डिसाइड होते रहेंगे बट फॉर द टाइम में कुछ आपको रिलीफ मिल जाए सो दैट आपको ज्यादा परेशानी ना हो। तो ये छोटे छोटे दो नए सब टॉपिक ऐड हुए हैं इन द टॉपिक डिसऑनर चेक इन द चैप्टर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। और ये जो चेंज अमेंडमेंट मैंने बताया, इट इज ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पेपर EBCL, इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ऑफ न्यू सिलेबस, और किसी पेपर में इसका कोई इफेक्ट नहीं है। एक आपका अमेंडमेंट ये देखिए क्या, एक आपका EBCL के अंदर चैप्टर नंबर 17 है एंड दैट इज नेम ऑफ चैप्टर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। इसमें भी कुछ अमेंडमेंट्स हैं। अच्छा, ये सेम अमेंडमेंट्स एक जगह और अप्लाई होंगे। एक तो EBCL का पेपर हो गया, इसके अलावा ये EBCL का तो ये तो न्यू सिलेबस का पेपर है। एक सिमिलरली the same amendments will also applicable in ILGL paper, industrial labor and general law paper of old syllabus, and वहां पे चैप्टर है चैप्टर नंबर 24। क्या चैप्टर, चैप्टर नंबर 24, और वो चैप्टर नंबर 24 ILGL, उसका भी नाम सेम है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। मतलब बेसिकली स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स हैं, और क्योंकि ये टॉपिक दो जगह कवर्ड है, ओल्ड सिलेबस में कहाँ कवर्ड है, ILGL में चैप्टर नंबर 24, और न्यू सिलेबस में कहाँ कवर्ड है, EBCL में इन चैप्टर नंबर 17। तो मैं अमेंडमेंट बता रहा हूँ, लेकिन दोनों पेपर के लिए रेलेवेंट है सेम अमेंडमेंट, ठीक है, इन द टॉपिक स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, एंड जो कि चैप्टर 17 है EBCL में, चैप्टर 24 है ILGL में, ILGL ऑफ ओल्ड सिलेबस, EBCL ऑफ द न्यू सिलेबस। इज दैट क्लियर? अब देखिए क्या अमेंडमेंट्स हैं इन द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। पहला अमेंडमेंट देखिए आपको,
जो आपके उस चैप्टर के फर्स्ट पेज पे मिल जाएगा, एक टॉपिक है उसके अंदर दे रखा है प्रिंसिपल्स अपॉन विच स्पेसिफिक रिलीफ इज ग्रांटेड। प्रिंसिपल्स अपॉन विच स्पेसिफिक रिलीफ इज ग्रांटेड, जिसमें 3 पॉइंट दे रखे हैं आपको, ठीक है। ये पूरा का पूरा टॉपिक ओमिट हो गया, ये पूरा हटा दें, इसमें अमेंडमेंट का पूरा टॉपिक ओमिट हो गया, मतलब टॉपिक ही नहीं पढ़ना है। प्रिंसिपल्स अपॉन फर्स्ट पेज पे, चैप्टर के फर्स्ट पेज पे मिलेगा प्रिंसिपल्स अपॉन विच स्पेसिफिक रिलीफ इज ग्रांटेड, इसमें 3 पॉइंट दे रखे हैं, पूरा टॉपिक ही ओमिट हो गया, मतलब इस टॉपिक को आपको पढ़ना ही नहीं है। नंबर 2, एक आपका टॉपिक वहां पे आपका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। स्पेस ये मेन टॉपिक है, इस मेन टॉपिक है, मेन टॉपिक, इस मेन टॉपिक के 4 सब टॉपिक हैं। तो जो पहला सब टॉपिक है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट, मेन टॉपिक है, जो पहला सब टॉपिक है वो पूरा चेंज, पूरा नया पढ़ना है। वो क्या है देखिए, पहला सब टॉपिक जो है कॉन्ट्रैक्ट्स विच शैल बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड, कॉन्ट्रैक्ट्स विच शैल बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड, स्पेसिफिकली स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। पहले इसी टॉपिक में शैल की जगह मे था, अब वो शैल हो गया। ये मेन टॉपिक स्पेसिफिक, इसमें मेन टॉपिक में पहला सब टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट विच मे भी पहले था, अब हो गया विच शैल बी स्पेसिफिक, और ये पूरा पूरा सब टॉपिक चेंज हो गया। वो क्या है देखिए, पूरा का पूरा नया सब टॉपिक क्या है। इस हम 3 सेक्शन 10, 11 एंड 12 पढ़ेंगे। सेक्शन 10 इस सब टॉपिक इन द कॉन्ट्रैक्ट विच शैल बी स्पेसिफिक इन्फोर्स्ड, सेक्शन 10, 11 एंड 12। सेक्शन 10 क्या कहता है? सेक्शन 10 प्रोवाइड दैट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट shall be enforced by the court subject to the provisions contained in section 11 subsection 2, section 14 and section 16। मतलब एक जनरल सी बात कह दी, एक कोर्ट के सामने एक कभी भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट केस आएगा तो कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराएगा, बट साथ में ये ध्यान रखेगा इट शुड नॉट गो अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 11 सबसेक्शन 2, सेक्शन 14 एंड सेक्शन 16। सब्जेक्ट टू का मतलब क्या है? विदाउट वायलेटिंग दिस सेक्शंस, कीपिंग इन माइंड द प्रोविजन दिस सेक्शन, कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराएगा, पर शैल बी इन्फोर्स। अच्छा, एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल चेंज हो गया। पहले हम बोलते स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट की डिस्क्रिप्शन में डिपेंड करता है, मे, याद है, लेकिन अब चीजें इसलिए वो मे की जगह शैल आ गया। अगर कुछ कंडीशन में कोर्ट करेगा इन्फोर्स। हाँ, कुछ केसेस कोर्ट छोड़ के, जैसे इस सेक्शन के प्रोविजन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन दीज 3 सेक्शन, मतलब इनको वायलेट, बिना वायलेट किए हुए कोर्ट शैल ऑर्डर फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब सेक्शन 11 क्या बोलता है देखिए, अब सेक्शन 11 बोलता है, सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 प्रोवाइड्स दैट एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शैल बी इन्फोर्स्ड व्हेन द एक्ट एग्रीड टू बी डन इन द परफॉर्मेंस ऑफ ए ट्रस्ट। देखिए मतलब ये सिमिलर प्रोविजन पहले भी सेम था। मतलब ए बी को ऑफर करता है कि आप मेरी इस प्रॉपर्टी के ट्रस्टी बन जाओ, तो अब बी की चॉइस है कि वो ऑफर को एक्सेप्ट करे ना करे, लेकिन वो चॉइस है। लेकिन आपने एक बार एक्सेप्ट कर लिया और ट्रस्टी बन गए, तो ये बोलते हैं ए इज द ऑथर ऑफ द ट्रस्ट, बी इज द ट्रस्टी। Let's say trust has been created for the benefit of some person, C, let's say C is the beneficiary. Trust create होती है between author and the trustee, लेकिन किसी और के बेनिफिट के लिए that is beneficiary, let's say C is the beneficiary. इसके लिए आपने ट्रस्ट क्रिएट कर दी। मान लिया आपने इसके लिए ट्रस्ट क्रिएट कर दी। अब ए ने बी को ऑफर किया, आप ट्रस्टी बन जाओ, बी ने एक्सेप्ट कर लिया। अब बी डिनाई नहीं कर सकता, मना नहीं करता, आई विल नॉट एक्ट ट्रस्टी। अगर ये करेगा इट्स अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ए चाहे तो कोर्ट में बी के अगेंस्ट जा सकता है, साहब
B should be ordered for specific. He has to act as a trustee. Specifically, he will have to do the same thing as he agreed under contract. अच्छा जब A ने B को ऑफर दिया तो B ने एक्सेप्ट किया, ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया ना. तो B को वही सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 में लिखा हुआ है. एक्सेप्ट अगर कहीं लॉ में मना, इसी एक्ट में मना कर रखा है, अभी आगे आएगा. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट शैल बी इनफोर्स व्हेन द एक्ट एग्रीड टू बी डन इन द नेचर ऑफ ट्रस्ट. मतलब उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकता है, मतलब उसको ट्रस्टी बनने के लिए कंपेल किया जाता है अगर उसने ऑलरेडी ट्रस्टी बनने के लिए एग्री कर रखा था. फिर लिखा हाउएवर एज पर सेक्शन 11 सबसेक्शन 2, ऊपर भी पॉइंट आया था सेक्शन 10 में, कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय ट्रस्टी इन एक्सेस ऑफ हिज पावर्स और इन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कैन नॉट बी स्पेस. मतलब क्या मतलब हुआ, ए बी को ट्रस्टी, एक बार ट्रस्टी बनने के लिए बी ने एग्री कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया. अब बी मना कर रहा है, ए कोर्ट में जाके बी को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कंपेल कर देता है. लेकिन बी ने मान लिया किसी एक्स के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया इन रिस्पेक्ट ऑफ सम ट्रस्ट प्रॉपर्टी, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया है इन एक्सेस ऑफ हिज पावर्स, जो इसकी पावर्स को एक्सीड करके, या इन ब्रीच ऑफ द ट्रस्ट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो टर्म्स एंड कंडीशन वो ट्रस्टी बनाई तो उसको वायलेशन करते हुए या अपनी पावर. तो देखा जाए ये तो कॉन्ट्रैक्ट बी ने अपनी गलती, अपनी देखा जाए अपनी पावर्स को एक्सीड, अब वो इन्फोर्स करना था. मान ली एक्स बी वो इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं कर पा रहा, एक्स वांट्स टू गो टू द कोर्ट अगेंस्ट बी, कोर्ट मना कर देगा क्योंकि यहाँ ट्रस्टी ने अपनी पावर को एक्सीड कर दिया. एक्स यहाँ पे स्पेसिफिक फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट बी के अगेंस्ट नहीं कर पाएगा. हाँ, कैन एक्स मेक बी पर्सनली लायबल? यस. व्हाई डिड यू एक्सीड योर पावर्स? Why did you made a breach of trust contract? तो जो भी एक्स जो करना पर्सनली बी के अगेंस्ट कर सकता है, बट वो कोर्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बी के अगेंस्ट नहीं करवा पाएगा बिकॉज बी ने आपको पावर को एक्सीड करके या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पावर्स को एक्सीड करके या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्सीड करके ट्रांजेक्शन की, ये वाली ट्रांजेक्शन. यहाँ एक्स बी के अगेंस्ट कोर्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवाए. ये सेक्शन 11 सब सेक्शन 2 में दे रखा है, मतलब यहाँ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं है. ए बी के अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकता है अगर ये ट्रस्ट बनने से मना करे, लेकिन कोई थर्ड पार्टी ट्रस्टी को नहीं कर सकता. अगर ट्रस्टी ने ऐसे ट्रांजेक्शन थर्ड पार्टी के साथ की थी इन एक्सेस ऑफ हिज पावर्स एज ट्रस्टी या इन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कॉन्ट्रैक्ट. अब अभी सेक्शन 10 में भी क्या आया था, एक कोर्ट के सामने कभी भी कोई आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट केस आता है तो कोर्ट से इन्फोर्स करेगा, लेकिन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन सेक्शन 11(2). अब आगे ना इसको वायलेशन करते हुए नहीं, इसका मतलब क्या, इस केस में वो नहीं करेगा, इस केस में नहीं करेगा बिकॉज 11(2) बोला सभी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट का नहीं होता, या ना सब्जेक्ट टू प्रोविजन से 11(2), सेक्शन 12, सेक्शन 14, सेक्शन 16. तो 11(2) में दे रखा है यहाँ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगा, इसलिए मैंने यहाँ सब्जेक्ट लिख दिया सो दैट उस केस में कोर्ट भी नहीं करेगा अगर ऐसा केस कोर्ट के सामने आता है. तीसरा टॉपिक जो इस सब टॉपिक में सेक्शन नंबर 12, दैट इज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. ये टॉपिक एज इट इज जैसे पहले था, इसका था हमारा जो मेन टॉपिक था स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट. उस मेन टॉपिक में हमारा पहला सब टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट्स विच शैल बी स्पेसिफिक इन्फोर्स्ड. इसके अंदर तीन चीजें सेक्शन 10, 11, 12. 10 एकदम नया हो गया, मैंने पढ़ा दिया. 11 एकदम नया हो गया, वो मैंने पढ़ा दिया. 12 जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आपके बुक में नोट्स में दे रहा हूं, लेकिन आपके बुक में जैसे पहले से सेम प्रोविजन है. पढ़ते हो ना, नॉर्मली पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होता, नहीं उसे 3 एक्सेप्शन है. पहला कौन सा है, अगर जो पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकता वो बहुत स्मॉल पार्ट है, उसके बदले में आप कंपल्सरी ले लीजिए. बाकी रिमेनिंग पार्ट जिसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकता है उससे आप करवा लीजिए. दूसरा एक्सेप्शन था, अगर पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकता वो बड़ा पार्ट है, तो उस केस में आप जो पार्ट हो सकता है उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं, लेकिन उस केस में जो पार्ट नहीं हो सकता उसके रेस्पेक्ट में आपको कोई रेमेडी नहीं मिलेगी, ना आपको कंपनसेशन मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, वो राइट आपको छोड़ना पड़ेगा. और तीसरा है, अगर दो पार्ट जो हैं जिसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकता है और जिसका नहीं हो सकता वो सेपरेट और इंडिपेंडेंट पार्ट है, तो जिसका हो सकता है उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा लीजिए. 3 एक्सेप्शन से, अदरवाइज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 12 के हिसाब से जनरल रूल के साथ अलाउड नहीं है. 3 एक्सेप्शन से, तो सेम इसमें कोई चेंज नहीं है जैसे पहले था, एज इट इज है. नाउ इसी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट में ये तो हो गया आपका इस टॉपिक के अंदर 3 सेक्शन 10, 11, 12. 10, 11 एकदम नए हो गए और 12 एज इट इज है. ठीक है, अब आपका जो दूसरा सब टॉपिक था, ये तो पहला सब टॉपिक हो गया, दूसरा सब टॉपिक वो भी पूरा नया हो गया. देखिए सेकेंड सब टॉपिक अंडर विच टॉपिक, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये भी पूरा नया हो गया. कॉन्ट्रैक्ट्स which cannot be specifically enforced
कॉन्ट्रैक्ट्स विच कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स, मतलब स्पेसिफिकली इन्फोर्स हो ही नहीं सकते। ये भी पूरा टॉपिक, ये हेडिंग आपको याद होगा अपनी बुक वगैरह में ऑलरेडी है, ये पूरे का पूरा टॉपिक, सब टॉपिक आपको नया हो गया, मतलब पुराना हटा के उसके लिए नया पढ़ना है। मतलब इसका मतलब जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो टॉपिक है उसके 4 जो सब टॉपिक हैं, 3rd और 4th सब टॉपिक एज इट इज है, 1st 2nd पूरे नए हो गए। 1st मैंने पढ़ा दिया, उसके अंदर 3 सेक्शन 10 11 12, 10 11 नया हो गया, 12 एज इट इज है, मैंने लिख दिया उसके अंदर। और ये 2nd सब टॉपिक भी पूरा चेंज हो गया। इसके अंदर पहले सेक्शन 14 क्या बोलता है देखिए आपको, पहला सेक्शन 14, एज पर सेक्शन 14 फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स। कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट से इन्फोर्स नहीं हो सकते? 1 A, where party to the contract obtained a substituted performance contract in accordance with the provision section 20। एक कंसेप्ट होता है, अभी पढ़ाऊंगा मैं आपको, ये भी आएगा, सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या होता है मैं समझाता हूं, अभी नीचे दे भी रखा है सेक्शन 20, इसी में आपको दे रखा है, मतलब यही मैं बताता हूं। मान लिया ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट, बी ने उस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर दिया, बी इज अ ब्रीचिंग पार्टी, हु इज द एग्रीड पार्टी? ए। सेक्शन 20 बोलता है ऐसी सिचुएशन में ए चाहे तो जो बी ने काम करना था, जो कॉन्ट्रैक्ट में जो भी इसका प्रॉमिस था, जो भी इसके पार्ट पे परफॉर्मेंस था, वो किसी सी की मदद से, किसी थर्ड पार्टी की मदद से पूरे करवा सकता है। जैसे मान लीजिए इन्हें कोई मकान बनवाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया था, इसने नहीं बनाया, अधूरा छोड़ दिया, तो रिमेनिंग जो पूरा कंप्लीट कैसे कर ले? सी से। वो कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या ए अपने लेवल पे खुद ही कराए, अपनी एजेंसी मतलब अपने बंदों से करवाए, या किसी थर्ड पार्टी से। तो कह सकते हैं जो काम बी ने करना था, अब वो बी की जगह कौन करा? सी करा, लेकिन ये अरेंजमेंट सी ए ने खुद किया है। तो कह सकते हैं ए हैज गॉट अ सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस, मतलब क्या है, जो बी ने परफॉर्मेंस टुवर्ड्स ए करनी थी उसकी जगह ए को परफॉर्मेंस मिली है, पर किससे मिली? सी से। तो इसको सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20। लेकिन लो बोलते उस केस में जिससे आपने सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस करवाई है, क्या खर्चा लगा हुआ, एक्सपेंसेस लगे होंगे, उसको जो आपने पे किया वो सारा आप किससे रिकवर कर सकते हैं? फ्रॉम द पर्सन हु मेड अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ए ने रिमेनिंग काम सी से करवा लिया, जो भी खर्चा लगा, जो भी एक्सपेंसेस कॉस्ट लगी, जो भी अपन सी को पे किया, वो सारा ए किससे रिकवर कर सकता है? बी से रिकवर कर सकता है, एंड बिकॉज बी हैज मेड अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर इसका मतलब ये सेक्शन 20 बोलता है ऐसे आप सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस करा सकते हैं। इसका था अगर ए, सेम केस मान लीजिए ए और बी के कॉन्ट्रैक्ट था, बी ने ब्रीच कर दिया, सी ने अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20 सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस करवा ली और उसका जो खर्चा लगा बी से रिकवर कर लिया, तो अब क्या ए बी के अगेंस्ट स्पेसिफिक, सॉरी, क्या अब ए बी के अगेंस्ट क्या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जा सकता है? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपको रेमेडी मिल चुकी है। तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स, मतलब ए बी में कोर्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। बी, a contract the performance which involves the performance of continuous duty which the court cannot supervise। मान लीजिए कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां कोर्ट को लगता है कि हमने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर पास कर दिया, तो जिस बंदे के अगेंस्ट पास किया उससे हमें कंटिन्यूसली वॉच करना पड़ेगा, अपना काम सही ढंग से कर रहा है कि नहीं कर रहा। और वो कोर्ट के लिए पॉसिबल नहीं कि सब कंटिन्यूसली आपका एक बंदा वॉच करे कि वो बंदा अपना काम सही। तो ऐसे केस में कोर्ट बोलता है बेटर आप कंपनसेटरी रिलीफ ले लो, आप जो अफेक्टेड पार्टी है कि सब ऐसे, मतलब इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट है कि हमें एक रेगुलर वॉच रखना पड़ेगा, मतलब अपना कोर्ट का वो ऑफिसर के साथ अटैच करना पड़ेगा टू इंश्योर दैट कि जो ब्रीचिंग पार्टी है वो अपना काम सही ढंग से करे एज स्पेसिफिक फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन कोर्ट के लिए प्रैक्टिकली फिर कितने लोग के पीछे कोर्ट अपना ऑफिसर भेजेंगे? ऐसे केस में वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट ही नहीं करते, राजा बोलते हैं बदले में क्या ले लो? कंपनसेशन। क्या ले लो? कंपनसेशन। तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट विच इज सो डिपेंडेंट ऑन पर्सनल क्वालिफिकेशन ऑफ पार्टी। आप जानते हैं अगर कॉन्ट्रैक्ट जिसका बेसिस पर्सनल क्वालिटी ऑफ पर्सन है, जो पहले भी आप पढ़ते थे, अगर कॉन्ट्रैक्ट जिसका बेसिस क्या पर्सनल क्वालिटी ऑफ पर्सन, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कभी स्पेसिफिकली परफॉर्म इन्फोर्स नहीं होते। इसका रीजन है पर्सनल क्वालिटी, बोलते हैं इट कम्स आउट बेस्ट व्हेन अ पर्सन डू इट वॉलंटरली। अगर कोई बंदे से जोर जबरदस्ती से हम वो काम करा रहे हैं जो उसकी पर्सनल क्वालिटी डिपेंड करता है, वो कभी भी अच्छा काम नहीं होगा, उल्टा नुकसान। जैसे मैं एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ, ए ने बी को प्रॉमिस किया या बी ने ए को प्रॉमिस किया दैट ही विल सिंग अ सॉन्ग फॉर ए, या उसके लिए कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेगा, मान ली बी को सिंगर है फेमस, अब बी मना कर दे तो एक कोर्ट में बी से जबरदस्ती गाना नहीं गाएगा, बेसुरा गा दे तो ए को नुकसान हो जाएगा। ठीक है,
अगर मान लिया कोई बी को डॉक्टर है, उसने ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया मैं आपकी ये सर्जरी इस दिन करूंगा, अब वो डॉक्टर सर्जरी करने से मना कर रहे हैं, ब्रीच है, तो ए को कंपनसेशन मिल सकता है, लेकिन वो ए जबरदस्ती बी से सर्जरी नहीं करवा सकता। वाई? तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेसिस का पर्सन, उसका रीजन है। ऐसे केस में अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑर्डर पास कर दिया, उल्टा नुकसान हो सकता है टू द अफेक्टेड पार्टी, कि सामने वाला गलत तरीके परफॉर्म कर देगा, आपको नुकसान हो जाएगा। इसलिए ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर कोर्ट कभी भी पास नहीं करता। इसके बहुत सारे एग्जांपल इस एक पैराग्राफ के फॉर्म में सेम जैसे आपके पहले से भी आपके नोट्स बुक्स में है। लाइक एक किसी के साथ एग्री करता है टू मैरी और उसको जॉब पे रखने के लिए, या किसी तरह की सब पर्सनल नेचर कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कभी भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर पास नहीं होता। लास्ट केस, एक ये ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस, ये नया कंसेप्ट है। सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 20, ये आप मैंने बता दिया कहती है, और सेक्शन 20 नीचे डिस्कस भी किया हुआ। और कॉन्ट्रैक्ट विच इज नेचर डिटरमाइनेबल, मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसका नेचर क्या है, वो डिटरमाइनेबल कॉन्ट्रैक्ट है। डिटरमाइनेबल का मतलब होता है टर्मिनेबल, जिसको टर्मिनेट किया जा सकता है। एक चीज मान ली ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, और दोनों के पास ये राइट है कभी भी चाहे कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो किसी एक पार्टी ने अगर टर्मिनेट कर दिया तो ब्रीच कहाँ हुआ? ये तो अधिकार था, तो देयर इज नो ब्रीच, तो इसमें तो कोई भी रेमेडी नहीं मिलेगी। स्पेसिफिक लीव तो छोड़िए, स्पेसिफिक फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट, इवन कंपनसेटरी लीव भी नहीं मिलेगा। व्हाई? बिकॉज इट्स अ डिटरमाइनेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा जिसका नेचर ही डिटरमाइनेबल है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच का मतलब ही नहीं है, वहाँ ब्रीच ही नहीं होता, तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी रेमेडी, न कंपनसेटरी लीव मिलेगा न स्पेसिफिक लीव मिलेगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, पार्टनरशिप एट विल। आप सबने सुना होगा पार्टनरशिप इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, और वन ऑफ द टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल में क्या होता है? पार्टनर्स की मर्जी होती है जब तक पार्टनरशिप चलाएं, और जब चाहें तो पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दें। उसमें कोई ये नहीं खत्म करेंगे तो हम वो ब्रीच कर रहे हैं, बिकॉज ये अलाउड है, बिकॉज वो डिटरमाइन। तो कहते हैं वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ डिटरमाइनेबल कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप एट विल। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में कोई पार्टी कभी भी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है, एंड देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब ब्रीच ही नहीं है, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी रेमेडी। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट जो रेमेडी होती है वो तो छोड़िए, कोई भी रेमेडी नहीं मिलेगी। वाई? बिकॉज इट्स नॉट अ केस ऑफ ब्रीच, इट्स नॉट अ केस ऑफ ब्रीच। ये सेक्शन मेनली जो है, ये टॉपिक हमने बोला था नया पूरा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट विच कैन नॉट बी इन्फोर्स। इसमें मेनली सेक्शन 14 ने 4 सर्कमस्टेंसेस दे रखे हैं, एक कब कब कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक इन्फोर्स कोर्ट नहीं करेगा। उसमें पहला वाला जो केस है, अगर एग्रीड पार्टी को सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट मिल गई एज पर सेक्शन 20, इसी बात को नीचे एक्सप्लेन किया और सेक्शन 20 को जो मैंने साथ में एक्सप्लेन कर दिया। एंड विद दिस ये भी आपका मैंने अमेंडमेंट पूरा यही है, कॉन्ट्रैक्ट विच कैन नॉट बी स्पेसिफिक इन्फोर्स। तो ये मैंने सारा कुछ अपडेट करा दिया है। तो देखा जाए जो अमेंडमेंट्स मैंने कराई ईबीसीएल के अंदर 3 अमेंडमेंट्स, एक आपका एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, वो पूरा का पूरा क्या हो गया, नया हो गया, ठीक है, इंटायर चैप्टर है बिकम न्यू चैप्टर, ठीक है। दूसरा आपका स्पेसिफिक लीव एक्ट 1963, इसके अंदर आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट के जो पहले दो सब टॉपिक है वो चेंज हो गया आपके, ठीक है। और तीसरा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर डिसऑनर ऑफ चेक के अंदर आपके 2 सब टॉपिक ऐड हो गए, सेक्शन 143A एंड सेक्शन 148। तो ये आपके चेंजेस हैं इन द ईबीसीएल पेपर। उसमें जो पहला था एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, वो ईबीसीएल के अलावा मैंने बताया कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी लॉ के पेपर में भी रिलेवेंट है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग ओल्ड सिलेबस एंड न्यू सिलेबस दोनों पेपर रिलेवेंट है, और एज वेल कॉर्पोरेट फंडिंग अगेन प्रोफेशनल प्रोग्राम न्यू सिलेबस चैप्टर 9 वहाँ भी वो रिलेवेंट है। फिर मैंने आपको पढ़ा था निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर चेंजेस, वो सिर्फ ईबीसीएल के लिए है, सिर्फ ईबीसीएल। और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक लीव एक्ट 1963 के अंदर जो चेंजेस मैंने बताए they are relevant for 2 papers, one EBCL of new syllabus and ILGL industrial labor general law of the old syllabus, Is that okay? So that is all for today's class। हमने सारे अमेंडमेंट मैंने अपडेट करा दिए, ठीक है, एंड EBCL और साथ में अदर पेपर्स में कहाँ कहाँ रिलेवेंट है वही मैंने बता दिया। थैंक यू।